हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है से मोर विदाउट स्पीच माइम को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट इन वन शॉर्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखना और अपने साथ अपनी एनसीईआरटी नोटबुक और पेन लेकर के बैठना। जहां भी आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है उसे अपनी एनसीईआरटी में साथ साथ मार्क करते जाइए। और इन केस अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो अपनी नोटबुक्स में जो भी आपने नोटबुक्स अभी ले रखी होंगी साथ में उसमें अपने पर्सनल नोट्स बनाते चलिए जो जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, एंड आई गारंटी यू कि इस एक लेक्चर को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं रहने वाला है। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर जिसका नाम है से मोर विदाउट स्पीच माइंड। ओके, अब मैं आपको ये चैप्टर प्रेजेंट कर रही हूँ तो जब मैं आपके सामने ये शब्द कहूंगी है ना, ये से मोर विदाउट स्पीच माइंड, ये वाला एक सेंटेंस कहूंगी तो क्या आपके दिमाग में पिक्चर बन सकती है, क्या क्या आप सोच सकते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो चलिए, जब मैं आपके सामने सेंटेंस कहूंगी ना तो आपके दिमाग में कुछ इस तरह से बात आ रही होगी कि हमने स्पीच के बिना, हमें बोले बिना हमने कुछ बात अपनी कहनी है ना। मतलब कि हमने अपनी जुबान का यूज किए बिना, अपनी टंग का, अपने माउथ का है ना, अपनी लैंग्वेज का यूज किए बिना हमने अपने भाव को प्रकट करना है। हमने अपनी कोई फीलिंग को, कोई ओपिनियन को, किसी चीज को हमने एक्सप्रेस करना है ना। तो आप बिल्कुल सही हैं अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो यही आपको ये चैप्टर बताने वाला है, इसी कंसेप्ट के आसपास आपको ये चैप्टर लेके जाने वाला है। इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि किस तरह हम बिना शब्दों का प्रयोग किए भी संवाद कर सकते हैं और उसी एक संवाद का रूप हमें यहाँ बताया गया है जो कि हम पढ़ने वाले हैं माइम के अंडर, है ना। माइम की तरह से हम उसे आगे देखने वाले हैं। अब माइम की लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो माइम में ना एक बहुत ही ग्रेट फ्रेंच माइम आर्टिस्ट हुए थे, ठीक है, जिनका नाम था मार्सल मार्क्र्यू। ये यहाँ पे नाम लिखा गया है। मार्सल मार्क्र्यू जी एक बहुत ही फेमस फ्रेंच माइम आर्टिस्ट थे और इन्होंने ना एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस कहा था अबाउट माइम। चलिए देखते हैं क्या कहा था। माइम एज एन आर्ट फॉर्म स्पीक्स द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। इन्होंने कहा था कि जो माइम है ना, माइम क्या करता है, एक आर्ट फॉर्म के रूप में यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइलेंस को कहता है। ठीक है जी, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइलेंस की बात करता है माइम। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस लाइन को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि क्या होता है बेटा कि हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, गुजराती, मराठी, ये सब लैंग्वेजेस बोलते हैं। स्पेन में जो लोग रहते हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, रशिया में जो लोग रहते हैं वो रशियन बोलते हैं, है ना। चाइना में जो रहते हैं वो उनकी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, जापान में जापानीज बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हर एक स्पेसिफिक जगह की ना अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है जी। बट हर एक स्पेसिफिक जगह में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जरूर है जो कि है यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। मतलब साइलेंस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप यूनिवर्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्पेनिश को आप सिर्फ स्पेन में यूज कर पाएंगे, गुजराती को आप सिर्फ इंडिया के एक स्टेट में यूज कर पाएंगे, मराठी को भी ऐसा ही होगा, है ना। इंग्लिश को भी ऐसा ही होगा कि कुछ कुछ कंट्रीज में इसे यूज कर पाएंगे। बट साइलेंस जब हम बात करते हैं ना, साइलेंस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। साइलेंस अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम यूनिवर्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं, है ना। यूनिवर्सल मतलब पूरे विश्व में यूज किए जाने वाली, पूरे यूनिवर्स में यूज किए जाने वाली। तो क्यों ना, अगर हम साइलेंस को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज मानते हैं तो क्यों ना हम इसी को एक आर्ट फॉर्म बना दे, है ना। तो इसी के बारे में मार्सल मार्क्र्यू जी ने कहा कि माइम एज एन आर्ट फॉर्म स्पीक्स द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। अब आपको यहाँ पता चला होगा कि यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइलेंस क्यों कहा गया, है ना जी। चलो, तो माइम को एक आर्ट फॉर्म बताया गया जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, साइलेंस की लैंग्वेज में बात करता है। इट कैन मेक द इनविजिबल बिकम विजिबल। ये जो इनविजिबल चीजें हैं ना, जिसे हम देख नहीं सकते, माइम उसे भी विजिबल बना सकता है। मतलब इनविजिबल, न देखे जा पाने वाली चीजों को भी माइम विजिबल बना सकता है। एंड मेक साइलेंस द मोस्ट पावरफुल एंड लाउडेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और माइम क्या करता है, माइम साथ ही साथ साइलेंस को द मोस्ट पावरफुल, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बुलंद, बहुत ही लाउड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बना देता है।
है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम साइलेंस इतनी सारी चीजें कैसे कर पाता है। तो एक और चीज थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि क्या होता है बेटा कि हम अपने जो ओपिनियंस होते हैं, जैसे मैं हिंदी बात कर रही हूँ, है ना, तो हम अपने ओपिनियन हिंदी में रिप्रेजेंट करते हैं। हमें कहना होता है कि मान लो मुझे भूख लगी है, तो मैं हिंदी में कहूंगी कि मुझे भूख लगी है, या इंग्लिश में कहना होगा कि आई एम हंग्री, है ना। तो ऐसे मैं बात को प्रेजेंट करूंगी। बट क्या होता है कि अगर मैं इंग्लिश या हिंदी में कहूंगी, तो हो सकता है कि जो स्पेनिश बोलता हो, जो रशियन बोलता हो, उसे समझ ना आए, है ना, ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा उसे। बट जब मैं साइलेंस को एक लैंग्वेज बना लूंगी और साइलेंस को एक आर्ट फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करूंगी और अपने भाव को रिप्रेजेंट करवा पाऊंगी माइंड के थ्रू, है ना, एक आर्ट फॉर्म के थ्रू जो कि साइलेंस की बात करेगा, तो साइलेंस के थ्रू जब मैं अपने भाव को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, तो मुझे किसी लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब पूरे विश्व में उस ओपिनियन को रिप्रेजेंट करवा पाऊंगी, चाहे मुझे लैंग्वेज आती हो उस जगह की, नहीं आती हो, है ना, चाहे मुझे इंग्लिश आती है और अगर मुझे स्पेन में भेज दिया जाए और मैं माइम के रूप में अगर साइलेंस वाली भाषा को रिप्रेजेंट करूं, तो मैं बिना स्पेनिश बोले भी उनको अपने भाव प्रकट कर पाऊंगी। समझ आ गया बच्चों, है ना। थोड़ा मैंने आपको ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करने में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इमेजिन अ सिचुएशन। अब आपने एक सिचुएशन को इमेजिन करना है बेटा, वेर यू आर एट एन इंपॉर्टेंट इवेंट, जहां पे आप एक इंपॉर्टेंट इवेंट में बैठे हुए हैं, आप एक इंपॉर्टेंट इवेंट में हैं, एंड नो बडी इज अलाउड टू टॉक, और वहां पे किसी का भी बात करना अलाउड नहीं है, वहां पे कोई बात नहीं कर सकता है ना। आप किसी ऐसे एक इवेंट में बैठे हैं जहां पे बात करना अलाउड नहीं है। यू सडनली रिमेंबर दैट यू हैड केप्ट योर अम्ब्रेला आउटसाइड। आपको सडनली रियलाइज होता है, आपको सडनली ध्यान आता है दैट कि आपने अपना अम्ब्रेला बाहर ही रख दिया है ना। यू हैड केप्ट योर अम्ब्रेला आउटसाइड, आपने गलती से अपना अम्ब्रेला बाहर ही रख दिया है। एज यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड का वेट कर रहे थे, तब आपने गलती से अपना अम्ब्रेला बाहर ही छोड़ दिया, है ना। और अब आप अपने फ्रेंड का कब इंतजार कर रहे थे? बिफोर द इवेंट बिगिन। मतलब कि इवेंट के बिगिन होने से पहले, इवेंट के स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ कि आप अपने फ्रेंड का बाहर वेट कर रहे थे, है ना, यू वर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। और वेट करते करते गलती से क्या हो गया कि आपका जो छाता था, आपका जो अम्ब्रेला था, वो आपसे बाहर ही छूट गया, है ना। आपको ध्यान नहीं रहा, आपने गलती से वो बाहर ही रहने दिया, रहने क्या दिया, मतलब आपसे गलती से बाहर छूट गया। बट फॉरगॉट टू ब्रिंग इट इनसाइड विद यू, और आप उसे अंदर लाना भूल गए, है ना। ठीक है जी। यू आर इन द मिडल ऑफ द हॉल। अब क्या होता है कि आप उस हॉल के मिडल में है, बिल्कुल जहां पे हम बात करें ना कि इवेंट चला हुआ है, वहां पे किसी का बात करना अलाउड नहीं है, हमने यहाँ पे इमेजिन करी सिचुएशन, तो वही बात की जा रही है कि अब उस इवेंट में ना आप बिल्कुल मिडल ऑफ द हॉल में बैठे हैं, हॉल के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं, एंड कैन नॉट वॉक आउटसाइड, और आप वॉक आउटसाइड, आप बाहर की तरफ को नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बीच में बैठे हैं आप इवेंट के, है ना, जहां इवेंट लगा है बिल्कुल बीचों बीच आपकी चेयर है, आप वहां बैठे हुए हैं और आप बाहर की तरफ को वॉक नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू टेल योर फ्रेंड सिटिंग नियर द एंट्रेंस डोर टू गो आउट एंड ब्रिंग इट ऑन फॉर यू। अब आपको क्या करना है, आपको कहना है अपने फ्रेंड को जो कि सिटिंग, जो कि बैठा हुआ है नियर द एंट्रेंस डोर, आपको अपने उस फ्रेंड को कहना है जो कि एंट्रेंस डोर के बिल्कुल पास में बैठा हुआ है कि वो क्या करे, वो आपके लिए उसे ले आए, है ना, ब्रिंग इट ऑन फॉर यू। कि आपका जो दोस्त है वो बिल्कुल एंट्रेंस डोर के पास में बैठा हुआ है, तो आपने उसको ये बताना है कि क्या तुम प्लीज, है ना, आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है एक तरह से कि क्या वो बाहर से जाकर के वो अम्ब्रेला आपके लिए ले आएगा, है ना, आपने ये बात करनी है। हाउ वुड यू कम्युनिकेट इट। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि आप उसे किस तरह से कम्युनिकेट करने वाले हैं, हाउ वुड यू कम्युनिकेट इट, कैसे करेंगे आप। अब फिर से समझा देती हूँ क्या हुआ। आप एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं जहां पे आप एक इवेंट में बैठे हैं, किसी का बात करना बिल्कुल अलाउड नहीं है उस इवेंट में, और आपको इवेंट में बैठे बैठे ध्यान आता है सडनली कि आपका जो अम्ब्रेला आप अपने साथ लेकर के आए थे, वो आप अम्ब्रेला गलती से बाहर ही छोड़ा है। बाहर आप कब छोड़ा है? जब आप अपने फ्रेंड का इंतजार बाहर कर रहे थे, है ना, इवेंट शुरू होने से पहले। अब क्या होता है, जब आपको याद आता है तो आप ना बिल्कुल इवेंट के बीचों बीच बैठे होते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल बीचों बीच, अब वो इवेंट चल रहा होता है, आप बिल्कुल बीचों बीच बैठे होते हैं और आपको एकदम से ये बात ध्यान आ जाती है कि ओह अम्ब्रेला तो बाहर रह गया। तो क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आपके जो फ्रेंड होता है, जो बिल्कुल एंट्रेंस डोर के पास में बैठा होता है, आप उसे इशारा करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको उसे बताना है ना,
कि वो प्लीज जाकर के जो एंट्रेंस डोर के पास आपका दोस्त बैठा है, आपने उसे ये कम्युनिकेट करना होता है कि आप प्लीज बाहर से जाकर के वो अम्ब्रेला मेरे लिए ले आए, है ना। तो ये यहाँ पे आपको सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बताया गया है। अब पूछा ये गया है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि आप तो बिल्कुल मिडिल में बैठे हुए हैं और आपका जो दोस्त है वो डोर के पास में बैठा हुआ है। तो किस तरह से आप ये कम्युनिकेशन करने वाले हैं, है ना, इसके बारे में बात की जा रही है। चलिए, अब यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज माइम, है ना। हमने ये सब समझना है यहाँ पे चैप्टर में, जो भी हम आगे देखने वाले हैं कि माइम क्या होता है, बेसिक फीचर ऑफ माइम क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ माइम क्या है, एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ शो, इन सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है जी। अब यहाँ जो बात की गई, इधर आके देखेंगे बच्चे, सिट इन पेयर्स। अब आप पेयर में बैठे, पेयर मतलब दो दो बच्चे आपस में ऐसे ग्रुप बना के बैठे, इन द क्लास एंड कम्युनिकेट दिस टू ईच अदर। अब आप क्या करने वाले हैं, आप पेयर में बैठने वाले हैं, दो बच्चे एक साथ बैठने वाले हैं क्लास में, एंड आप इसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, पूछने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं टू ईच अदर, है ना। आपस में आप इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। किसके बारे में, ये ऊपर जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है ना, कि अम्ब्रेला बाहर छूट गया है और आप बिल्कुल मिडल में बैठे हैं और आपका दोस्त बिल्कुल डोर के पास में बैठा है, तो किस तरह से कम्युनिकेशन होगा उसके बारे में। यू कैन टेक टर्न्स डूइंग दिस। अब आप क्या कर सकते हैं, आप टर्न ले सकते हैं। टर्न का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि आप दो बच्चे हैं ना जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप और आपका फ्रेंड पेयर में बैठे हैं, आप मैंने बताया। तो आप क्या कर सकते हैं, टर्न ले सकते हैं कि पहले आप बताएंगे, है ना, कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है, फिर वो बताएगा कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है। आगे बोला गया कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप कन्वर्सेशन को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे भी उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंड रिप्लाइज बाय सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क आउट। जैसे मान लो कि आपका फ्रेंड ये कह रहा है कि अभी आगे अब पॉसिबल नहीं है जी, मैं नहीं जा पाऊंगा, है ना, और यू रिक्वेस्ट अगेन सेइंग इट इज इम्पोर्टेंट एंड सो ऑन, बट ऑल इन साइलेंस। और आप क्या कहते हैं, फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं अगेन, फिर से कहते हैं आप कि प्लीज ना जाओ, ना वहां से ले आओ, ऐसा कर लो, बट ये सब चीजें साइलेंस में है। मैं आपको ना थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ये बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं आपको अच्छे से करती हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ बात की कि हमने पहले ये देखना है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है ना। किस बात की कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, साइलेंस रह करके हमने कम्युनिकेशन करना है। हम बैठे हैं बीचों बीच में, बिल्कुल जहाँ पे इवेंट चला हुआ है, और हमारा फ्रेंड बैठा हुआ है डोर के बिल्कुल पास में, उधर से हमने कम्युनिकेशन करना है, इतने दूर से। तो पहला सवाल जो आपके लिए होगा दिमाग में जब आप पेयर में बैठेंगे, तो वो ये होगा कि आप ये कम्युनिकेशन करने कैसे वाले हैं। पहले तो आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे, है ना, ये आपका फ्रेंड बताएगा कि अच्छा हम इशारों में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो ओके ओके, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अच्छा फ्रेंड ये बोल रहा है। तो आपके पास कोई और आइडिया है कि इशारों के अलावा आप किसी और तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो आप वो बताएंगे। ठीक है, तो एक बार जब आपका डिसाइड हो गया कि आपको कम्युनिकेशन अब किस तरह से करना है, मान लो आपने इशारों से कम्युनिकेशन करना है ना, तो अब आगे आपने ये एक्टिविटी किस तरह परफॉर्म करनी है। मान लिया आपने ये समझ लिया ना, जैसे मैंने बताया कि आपने इशारे ऐसे करने हैं और आपने वो कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करना है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे कि मान लो आपने इशारा किया और आपने अपने दोस्त को कहा कि प्लीज तुम बाहर को जाओ, ऐसे बाहर की तरफ को इशारा किया, और आपने कहा कि ऐसे वो छाता रखा हुआ है मेरा, ऐसे अपने हाथ ऐसे किए, है ना, जैसे छाता वो पकड़ते हैं उस तरह से आपने हाथ किया, और आपने अपने फ्रेंड को ये रिप्रेजेंट किया कि छाता है मेरा बाहर रह गया, प्लीज उसको अंदर को ले आओ, है ना। इस तरह से आपने एक्शन किया। और फिर आपने कंटिन्यू किस तरह करना है जो यहाँ पे बताया गया है, वो ये है कि मान लो फिर आपके दोस्त ने ऐसा कह दिया, आपके दोस्त ने इशारा जो आपने उसके इशारा किया था उसके रिवर्ट में उसने आपको ऐसे हाथ मना मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, ऐसे गर्दन हिला दी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप अगेन उससे कह रहे हैं कि प्लीज जाओ, प्लीज ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं हल्के से, है ना, कि ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सैड सा फेस बना रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आगे बात की गई कि आपने इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है। ओके, थोड़ा फनी था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, विजुअलाइज आप कर पाए होंगे। ठीक है जी, चलो यही यहाँ पे लिखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंड रिप्लाइज बाय सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क आउट, है ना, और यू रिक्वेस्ट अगेन सेइंग इट इज पॉसिबल, इट इज इंपॉर्टेंट, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया कि कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हैं, जब आप पेयर में बैठेंगे, तो इस तरह की चीजों को आप आगे करते रहेंगे, है ना। आप कोशिश करेंगे कि और क्या ऐड कर सकते हैं,
क्या करना है आपने, बट एवरीथिंग इन साइलेंस, है ना। आपने सिर्फ इशारों में कोशिश करनी है कि आप अपने फ्रेंड को बता पाए और आपका फ्रेंड आपको बता पाए। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर, है ना। व्हाट डिड यू जस्ट डू, अब यहाँ पे ये सवाल पूछ रही है एनसीईआरटी आपसे कि व्हाट डिड यू जस्ट डू, आपने अभी अभी किया क्या है बच्चों, क्या किया है आपने। कम्युनिकेट यूजिंग एक्शंस एंड एक्सप्रेशंस, आपने क्या किया है, आपने कम्युनिकेट किया है, आपने बातचीत की है यूजिंग एक्शंस एंड एक्सप्रेशंस। किसका यूज करके, एक्शंस का यूज करके और एक्सप्रेशंस का यूज करके। मैंने आपको यही बता दिया था कि आपने इस सबको साइलेंस में करना है, चुप रहना है बिल्कुल, आपने सिर्फ इशारों का इस्तेमाल करना है, जबान से कुछ नहीं कहना है। तो आपने एक्शंस और एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट किया है ना, ऐसा ही है ना, राइट। यू जस्ट डिड अ माइम, बेटा आपने जो भी किया है ना, आपने जो ये इशारों वाली बात हमने यहाँ पे कही कि हमने इशारों से समझाया, ये एक्चुअली में एक माइम है जो आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। दैट वॉज माइमिंग, है ना। मतलब आप यहाँ पे एक्चुअली में आपने माइम का थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे जाना हुआ है। चले, अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, पेज नंबर 2 में जो हमारे पास दिया गया है वो है हमारे पास कुछ यहाँ पे पिक्चर्स के बारे में बातचीत। ओके, चलिए, यहाँ लिखा गया है कि कॉल्ड मूक अभिनय इन इंडिया। अब माइम को ही एक्चुअली में मूक अभिनय कहते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। कॉल्ड मूक अभिनय इन इंडिया। Okay, let us first get familiar with the words used in this form of performance. जिसे हम मूक अभिनय इंडिया में कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे माइम का दर्जा देते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले उसे समझने से पहले, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले उस मूक अभिनय या उस माइम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स से फेमिलियर हो जाते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम जान लेते हैं ताकि हम मूक अभिनय या माइम को और अच्छे से समझ पाए। ठीक है जी, let's get familiar with some words used in the form of performances. Here are some basic terms that you might be familiar with. यहाँ पे आपको कुछ बेसिक टर्म्स दी गई है, नीचे आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई गई हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट यू माइट बी फैमिलियर विद, जिनसे कि आप ऑब्वियसली हो सकता है कि फैमिलियर हो, नहीं होंगे तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे लिखा गया है वो है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि हमारा जो फेस है ना, हमारा जो चेहरा है, हमारे चेहरे के किस तरह से हम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, या ना, या फिर हम जैसा भी हम अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कि द इमोशंस एंड रिएक्शंस शोन ऑन द फेस, यहाँ पे ये बात आ जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूं तो फेशियल एक्सप्रेशन में जैसे कि मान लें आप रो रहे हैं, है ना, तो आपके रोते टाइम एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, जब आप हंस रहे होते हैं तो आपके ऐसे दांत खिलखिला के दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो सभी फेशियल एक्सप्रेशंस के कुछ फॉर्म्स हैं, है ना जी। इमोशंस और रिएक्शंस जो आप दिखा रहे होते हैं अपने फेस पे। ओके, चलिए, अगली बात, फेशियल एक्सप्रेशन के बाद वाली जो हम बात करने वाले हैं वो है अबाउट द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से क्या होता है, जो हमारा शरीर है, हम अपने शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि नॉट इंटरनल ऑर्गन्स ऑब्वियसली, जैसे कि हमारे हाथ है ना, या हमारे पैर हैं, हम उसको किस तरह से किस तरह से उसका एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम अपने हाथ किस तरह हिला रहे हैं, या हम किस तरह चल रहे हैं, है ना। हम बहुत डरी हुई सिचुएशन में चल रहे हैं या बहुत बोल्ड तरीके से चल रहे हैं, हम अपना हाथ वेव कर रहे हैं, या हमने अपना हाथ ऐसे क्रॉस करके रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें हमारी ना बॉडी लैंग्वेज में आता है। ओके, फेस के अलावा जितनी भी चीजें, ऐसा आप ये समझ लें कि वो सारी बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। फेस में तो आपको पता है फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएंगे, बाकी जो चीजें होंगी वो सब बॉडी लैंग्वेज में कवर होती हैं। अब बॉडी लैंग्वेज में जो आपको यहाँ एनसीईआरटी बताती है वो है अबाउट द हैंड जेस्चर, कि आपके हैंड के किस तरह से मूवमेंट है, बॉडी का पोस्चर क्या क्या है, एंड द एक्शंस मेड, और क्या क्या एक्शंस आपने किए हैं, उन सब के बारे में। ठीक है जी, चलिए, ये भी आपको समझ आ गया होगा। एनर्जी की बात करते हैं हम, लास्ट चीज जो हमारे पास है, फेशियल एक्सप्रेशन बात करी, बॉडी लैंग्वेज बात करी, अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी क्या है कि किस इंटेंसिटी से, कितने अच्छे तरीके से, अगर मैं आपको हिंदी में आसान लैंग्वेज में बताऊं तो कितने अच्छे तरीके से आपने अपने माइंड को परफॉर्म किया है। क्या आप बहुत लथार्जिक थे, क्या आप बहुत लेजी तरीके से अपने माइंड को परफॉर्म कर रहे थे,
या फिर आप बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही बोल्ड तरीके से, बहुत स्ट्रांगली तरीके से आप अपने माइम को परफॉर्म कर रहे थे, है ना, बिल्कुल अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे थे, तो वो सभी चीजें एनर्जी में आ जाती है। जैसे कि इंटेंसिटी एंड फोकस बिहाइंड ईच एक्शन, हर एक एक एक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपका कितना फोकस है और कितनी इंटेंसिटी से आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, मतलब कितने अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हैं, बस इतना सा आप जान लें। ठीक है जी, चलिए ये भी आपको समझ आ गया। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो है अबाउट द टेक्निक बेस्ड टर्म्स। ठीक है, जो टेक्निक बेस्ड टर्म्स होती हैं, ठीक है जी, टेक्निक बेस्ड टर्म क्या होगा कि जो टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं, जो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं उसके बेस वाली टर्म्स को, है ना, किस तरह से टेक्निक मतलब किस तरह से आप चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हमें यहाँ बताई गई है। बहुत सिंपल है बेटा, अभी मैं समझाऊंगी, आपको पता लग जाएगा। माइम की बात करते हैं हम सबसे पहले, हमारा चैप्टर ही माइम है। अ फॉर्म ऑफ एक्टिंग दैट यूजेस नो वर्ड्स और साउंड। माइम का आपको सिंपल सा मतलब यही समझना है अभी कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्टिंग, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एक्टिंग होता है माइम जो कि नो वर्ड्स और नो साउंड को यूज करता है, जहां पे कोई वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, ना कोई साउंड का यूज किया जाता है, सिर्फ हम साइलेंस की भाषा में, साइलेंस की यूनिवर्सल लैंग्वेज में ही अपने ओपिनियंस या अपने शब्दों को या अपने भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है जी, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्ले विद डायलॉग्स। क्या हो सकता है, ये एक बिगर प्ले का भी पार्ट हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट, अगर बहुत बड़ा अगर प्ले चल रहा है, मान ले 1 घंटे का प्ले चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 घंटे के बहुत बड़े प्ले में भी ये एक पार्ट हो सकता है ना, ये एक 5-10 मिनट का पार्ट हो सकता है जो माइम के रूप में किया गया हो, है ना, मतलब 1 घंटे का एक प्ले चल रहा हो, बट 1 घंटे के एक प्ले के बीच में कहीं पे 5 मिनट का माइम भी हुआ हो, है ना। और माइम का एक चीज का ख्याल रखना है कि इसमें कोई वर्ड और साउंड का यूज नहीं किया जाएगा। ओके जी, चलो, द पर्सन परफॉर्मिंग दिस इज कॉल्ड अ माइम। ठीक है, जो पर्सन, जो इंसान इसे परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम माइम कहते हैं, या फिर माइम आर्टिस्ट भी कहते हैं हम, है ना, पर टेक्निकल अगर हम लैंग्वेज में जाए तो हम माइम भी कह सकते हैं, जो कि पर्सन परफॉर्मिंग दिस, है ना, जो जो भी पर्सन इसे परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम कहते हैं। चलो, अब पेंटोमाइम की बात करते हैं। पेंटो, है ना, देखो ये लिखा है यहाँ पे पेंटोमाइम, a theatrical performance that involves multiple actors and music। एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, थिएट्रिकल होता है थिएटर वाली, है ना, एक थिएटर वाली परफॉर्मेंस दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल एक्टर्स एंड म्यूजिक, जो कि मल्टीपल एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारा म्यूजिक जिसमें इन्वॉल्व होता है, उसे हम पेंटोमाइम कहते हैं। ठीक है, पेंटोमाइम क्या होता है, एक थिएटर में परफॉर्म किए जाने वाली चीज होती है और इसमें बहुत सारे एक्टर्स होते हैं और साथ ही साथ म्यूजिक भी होता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बात की कि नो वर्ड नो साउंड होता है माइम में, पर पेंटोमाइम में क्या होता है, पेंटोमाइम में एक्टर्स बहुत सारे होते हैं और म्यूजिक भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब दूसरी बात जो यहाँ पे की जा रही है कि द शो इन्वॉल्व्स एक्टिंग मोस्टली इन कॉमेडी। अब क्या होता है, जो ये हमारे को यहाँ पे बताया गया है पेंटोमाइम के बारे में, ये इन्वॉल्व करता है एक्टिंग को, जो कि ज्यादातर कॉमेडी होती है, मजाकिया वाली, है ना, जो ज्यादातर कॉमेडी होती है उसे ही ये मैक्सिमम टाइम्स इन्वॉल्व करता है। ठीक है जी, चलो समझ आ गया होगा आपको, आई होप सो। आगे बात करते हैं हम इंटरैक्टिव के बारे में। इंटरैक्टिव क्या होता है जी, इंटरैक्टिव मतलब इनकॉर्पोरेटिंग ऑडियंस पार्टिसिपेशन टू मेक देम अ पार्ट ऑफ द इल्यूजन फॉर मोर इम्पैक्ट। क्या करना है हमें, हमने ऑडियंस को भी इनकॉर्पोरेट करना है, हमने ऑडियंस को भी साथ में पार्टिसिपेट करवाना है ना, ताकि वो भी इल्यूजन का पार्ट बन सके। अब क्या होता है, माइम एक तरह से इल्यूजन ही तो है जो आप कर रहे हैं, है ना, एक भ्रम हम कहते हैं इल्यूजन को हिंदी में, तो एक भ्रम ही तो क्रिएट कर रहा होता है आर्टिस्ट, जो बता रहा है कि इस तरह से चीजें हो रही है, रिप्रेजेंट कर पा रहा है, हर एक चीज हो रही है। तो क्या होता है इंटरैक्टिव में, आप क्या करते हैं, इंटरैक्टिव का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, है ना। तो इंटरैक्टिव का मतलब जब आप समझेंगे तो आपको यही जानने को मिलेगा कि इंटरैक्टिव में जो माइम आर्टिस्ट होता है ना, जो माइम परफॉर्म कर रहा होता है, वो ऑडियंस के साथ अपने आप भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मतलब ऑडियंस का भी पार्टिसिपेशन साथ में करवाता है, ऑडियंस से बातचीत करता है, उनके साथ हंसी मजाक करता है ना, उन्हें पार्ट बना देता है एक भ्रम का, एक इल्यूजन का, जिससे कि ज्यादा इम्पैक्ट डल पाता है। ठीक है, हमारे हमारे जो भी होता है, हमारा प्ले होता है
या जो भी आप थिएट्रिकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप माइम कर रहे हैं परफॉर्म, है ना, उस समय। चलिए, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। बहुत इजी टर्म्स थी, मैंने आपको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट बाद में ना रहे। सो लेट अस जंप राइट इन एंड ट्राई डूइंग सम माइम। तो चले अब हम क्या करते हैं, हम सीधा जंप करते हैं इस माइम की दुनिया में और देखते हैं कि क्या क्या चीजें माइम में होती हैं और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है ये, इंडिविजुअल एक्टिविटी 2.1 एनसीईआरटी ने आपको दिया, हम इसके बारे में बात करेंगे। चलो, since mime is all about performing without using a specific set or props, since जो mime होता है, mime जो हम perform करते हैं, mime का actually में ही मतलब ये है कि हमें without using a specific set or props हमें क्या करना है, perform करना है। मतलब mime का मतलब होता है कि परफॉर्म करना, कोई भी एक्ट परफॉर्म करना, कैसे, विदाउट यूजिंग सेट्स और प्रॉप्स, मतलब सेट और प्रॉप का इस्तेमाल किए बिना हमने अपना परफॉर्मेंस जो है वो देना है। फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट एन इमेजिनरी वर्ल्ड एंड कन्विंस द ऑडियंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। अब आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट एन इमेजिनरी वर्ल्ड। आपको पहले खुद ही सीखना पड़ेगा कि आप वो इमेजिनरी वर्ल्ड को किस तरह क्रिएट करेंगे, है ना। मतलब क्या मतलब है यहाँ पे कि आप अपने माइंड में मान लो ये बताना चाहते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, है ना, आप खाना खाते हुए बताना चाहते हैं, तो आपको पहले वो इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। आपको ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आपके सामने एक प्लेट रखी हुई है, एक्चुअली में है नहीं वो प्लेट, सिर्फ वो इमेजिनेशन आपने ऐसे क्रिएट करी हुई है कि आप प्लेट रखी हुई है, आप स्पून से ऐसे उठा रहे हैं अपना खाना और खा रहे हैं। वो इमेजिनरी वर्ल्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली में बच्चों की वो प्लेट आपके सामने है नहीं, ना वो स्पून आपके सामने है, बट आप एक्टिंग कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि लोगों को, देखने वालों को ये लग रहा है कि आपने हाथ में प्लेट पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में स्पून पकड़ा हुआ है और उससे आप वो खा रहे हैं। ओके जी, चलो, एंड कन्विंस द ऑडियंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। और आपको जो ये इमेजिनरी वर्ल्ड बच्चों आपने क्रिएट किया है, इससे आपको कन्विंस भी तो करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को। आप अपनी ऑडियंस को ये भी तो कन्विंस करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है। अब कैसे कन्विंस करेंगे आप, अच्छी एक्टिंग करके ऑब्वियसली, है ना। थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट यू यूज एवरी डे, से योर पेंसिल बॉक्स। अब आप क्या करिए, सोचिए एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में दैट यू यूज एवरी डे, जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स। ठीक है, आपका पेंसिल बॉक्स आप रोज इस्तेमाल करते हैं, अब उसके बारे में सोचिए। नाउ प्रिटेंड यू आर होल्डिंग इट ऑन योर हैंड। अब ऐसा प्रिटेंड करिए कि आपने उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है, यू आर होल्डिंग इट ऑन योर हैंड्स, अपने हाथ में आपने उसे पकड़ा हुआ है, ऐसा प्रिटेंड करना है। प्रिटेंड करना मतलब सच में नहीं करना है, सच में आपको वो बॉक्स को होल्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रिटेंड करना है, एक्ट करना है कि आपके हाथ में वो जो बॉक्स है वो रखा हुआ है। ठीक है जी, प्रिटेंड करना है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, क्या प्रिटेंड करना है, क्या आपने उस बॉक्स को अपने हाथ में होल्ड करके रखा हुआ है। यू हैव टू रिमेंबर द साइज एंड शेप ऑफ इट एज यू माइंड। ठीक है जी, क्या बात की गई यहाँ पे कि आपको ये रिमेंबर करना है, आपको ये याद रखना है क्या, कि क्या साइज है और क्या शेप है, एज यू माइम, जैसे कि आप माइम परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि आप जिस बॉक्स के लिए वो माइम परफॉर्म करें उसका साइज क्या है और उसका शेप क्या है। ठीक है, इट्स प्रेजेंस इन योर हैंड, और उसकी प्रेजेंस आपके हैंड में किस तरह से एक्ट करती है, मतलब जब आप अपने हैंड में उसको पकड़ के रखते हैं तो किस तरह से उसका साइज और उसका शेप जो है वो वहां पे होता है ना, किस तरह से वो आपको दिखाई देता है। मतलब जब आपने अपने हाथ में उसको पकड़ा होता है तो किस तरह से आप उसे फील कर पाते हैं या किस तरह से चीजें होती हैं, है ना। ठीक है, नाउ ट्राई एंड इनेक्ट हाउ यू वुड होल्ड द पेंसिल बॉक्स एज इफ इट इज फिल्ड विद आयरन। अब आपने क्या करना है, आपने ट्राई करना है और ये इनेक्ट करना है, ये चीज को प्रिटेंड करना है कि आपने जब उस पेंसिल बॉक्स को आयरन से फिल किया होगा, या फिर वो पेंसिल बॉक्स जो है जब वो आयरन से फिल्ड होगी, है ना, या वो आयरन की बनी हुई पेंसिल बॉक्स होगी, तो किस तरह से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, है ना, या फिर आप किस तरह से एक्ट करेंगे। क्या बात यहाँ पे कही गई कि ट्राई एंड इनेक्ट हाउ वुड यू होल्ड द पेंसिल, किस तरह से आप उस पेंसिल बॉक्स को होल्ड करने वाले हैं जबकि वो आयरन से फिल्ड होगी। आयरन भारी होता है ना, और जब पेंसिल बॉक्स आयरन से फिल्ड होगा तो पेंसिल बॉक्स आयरन से फिल्ड होने की वजह से पेंसिल बॉक्स भारी हो जाएगा,
तो है ना, आपके फेशियल एक्सप्रेशन हल्के से तेज हो जाएंगे, मतलब हल्के से ऐसे वियर्ड हो जाएंगे, थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू जब आपने नॉर्मली वो बॉक्स को पकड़ा हुआ है ना, तो थोड़े वेरिएशंस होगा। तो उस चीज को एनालाइज करो, उस चीज को करो, कोशिश करो कि आप उसे परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। जबकि साइज और शेप सेम है, सिर्फ यहाँ पे यही बात की गई कि साइज और शेप आपका सेम है, जो पेंसिल बॉक्स आपने रखा है बस वो आयरन का बन गया, तो किस तरह से आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होंगे। नाउ इमेजिन इट इज फुल्ली एम्प्टी। अब ये इमेजिन करिए कि अब ये फुल्ली एम्प्टी है, अब ये बिल्कुल खाली है, तो आप किस तरह से उसे परफॉर्म करेंगे, किस तरह से आप शो करेंगे अपने पेंसिल बॉक्स को। हाउ वुड यू शो दीज चेंजेस। अब ये जो चेंजेस की हमने यहाँ बात करी है कि एक बार वो सिंपल सा जो आपका होता है ना, आपका पेंसिल बॉक्स आपके पास होता है, आप उसे किस तरह से पकड़ते हैं, किस तरह से प्रिटेंड करते हैं, पहला तो आपने ये देखा। दूसरा आपने क्या देखा कि वो आयरन से फिल था, है ना, आयरन था उसके अंदर, बहुत भारी लग रहा था, तो किस तरह से आप उसे पकड़ने वाले हैं, किस तरह से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होने वाले हैं। तीसरी जो हम बात करने वाले हैं, तीसरी हम बात करने वाले हैं कि अगर वो बिल्कुल फुल्ली एम्प्टी हो, बिल्कुल खाली हो, तब आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, हर चीजें हैं, वो किस तरह से मैनेज होंगी, ठीक है जी। ओके, हाउ वुड यू शो दीज चेंजेस, कैसे कैसे आपको ये चेंजेस शो होने वाले हैं। ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस टू एक्सपीरियंस एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट। क्या करना है आपने, आपने ट्राई करना है बहुत अदर ऑप्शंस को, ठीक है, और अदर ऑब्जेक्ट्स को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और आप उन्हें माइम में एक्ट कर सकते हैं विदाउट टचिंग इट, उन्हें छुए बिना, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी था, कोई बहुत डिफरेंट चीज या डिफिकल्ट चीज इसमें आपको नहीं बताई गई थी। ओके जी, चलिए 1 मिनट पानी पी लूं, उसके बाद फिर आपको आगे का बताती हूँ। ओके, नाउ बिफोर वी एक्चुअली बिगिन माइम वर्क, हियर आर सम बेसिक टिप्स टू हेल्प यू। अब एक्चुअली में जो हम माइम का काम अपना शुरू करने वाले हैं, जो एक्चुअली में अब हमारा माइम वर्क बिगिन होने वाला है, उससे पहले हमारे लिए कुछ बेसिक टिप्स की यहाँ पे बात की गई है, कुछ बेसिक चीजें हमें यहाँ पे बताई गई हैं जो हमें जानना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। माइम तो आपको पता लग गया होगा ना, बिना साउंड के सिर्फ हमने एक्शन से और अपने अपने एक्सप्रेशन से हमने रिप्रेजेंट करना है कि हम क्या चीज कहना चाहते हैं, साइलेंस में रह के करना है। तो उसी माइम को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए और उसकी पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, उसी के बारे में हमने यहाँ पे जानना है। चलो जी, डू नॉट बिकम द ऑब्जेक्ट, यूज द ऑब्जेक्ट। पहले आपको जो टिप यहाँ पे दिया गया है, बड़ा प्यारा टिप है कि डू नॉट बिकम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं बनना है आपको, ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप किस तरह से अपने हाथ को या अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, आपको वो बनना है, ठीक है जी। समझ नहीं आ पाया होगा तो मैं भी आगे समझाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक मेड वाइल शोइंग एन ऑब्जेक्ट। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है बेटा ये, जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या शो कर रहे होते हैं एक ऑब्जेक्ट को, है ना, तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हम परफॉर्म करते हैं। ओके, क्या है ये सबसे कॉमन मिस्टेक, कि हम वो ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, मतलब अपने हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो हम अपने हाथ में क्या करते हैं ना, हम हाथ से उस ऑब्जेक्ट का मिमिक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की नकल उतारना शुरू कर देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल जो गन है ना, 2 फिंगर्स आगे को ऐसे पॉइंट कर देते हैं, थंब ऐसे ऊपर कर देते हैं, तो हम वो ऑब्जेक्ट को मिमिक करना शुरू कर देते हैं, ना कि हम ये करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट को पकड़ते कैसे हैं, हम वो रिप्रेजेंट करें, है ना, ये हमसे गलती हो जाती है। अभी आगे देखते हैं। यू हैव टू शो हाउ यू होल्ड द ऑब्जेक्ट एंड नॉट मेक योर हैंड्स इनटू द ऑब्जेक्ट। यही बात यहाँ पे कही गई कि आपको क्या करना है, यू हैव टू शो हाउ यू होल्ड द ऑब्जेक्ट। आपको ये दिखाना है कि कैसे आप ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, हाउ यू होल्ड द ऑब्जेक्ट, कैसे आप ऑब्जेक्ट को होल्ड करने वाले हैं, एंड नॉट मेक योर हैंड्स इनटू द ऑब्जेक्ट, और अपने हाथ को आपने उस ऑब्जेक्ट का मिमिक करते हुए, नकल उतारते हुए नहीं बनाना है। आपने अपने हाथ से उस ऑब्जेक्ट की नकल नहीं उतारनी है, बल्कि आपको ये शो करना है कि आप उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से पकड़ते हैं, हाउ यू होल्ड द ऑब्जेक्ट, किस तरह से आपने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, एंड नॉट योर हैंड इनटू द ऑब्जेक्ट, अपने हाथ को उस हैंड की तरह नहीं बनाना है। ओके, समझ आ गया।
हियर आर सम एग्जांपल्स, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि अ पेयर ऑफ सिजर्स। हम क्या करते हैं, हमें किसी को सिजर बताना होता है कि मुझे सिजर चाहिए, या दूर से ऐसे हमें इशारा करना होता है, तो हम इस तरह से अपना हाथ को बना देते हैं, जबकि ये गलत है। करना क्या चाहिए हमें, यहाँ हमने क्या देखा, हाउ यू होल्ड द ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट को होल्ड कैसे करते हैं, हम इस तरह से अपनी सिजर को होल्ड करते हैं, है ना। ये तो हमने वैसे बता दिया कि हमने अपने हैंड को ही, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमने अपने हैंड को ही ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, बस रीडेबल नहीं होगा। चलो मैंने ये लिखा कि अपने हैंड को ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, पर यहाँ पे ये करेक्ट इसलिए है कि हमने ये दर्शाया कि किस तरह से हम उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी सेम बात की गई है कि जब हमने गन को रिप्रेजेंट करना होता है, तो गन को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, हमने अपनी फिंगर्स को उस ऑब्जेक्ट की तरह से बना दिया कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखाई देता है या क्या है ना। और इधर ये सही क्यों हो जाएगा, इधर ये करेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ये शो किया कि हम अपने हाथ से उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से होल्ड करते हैं, है ना। मैंने थोड़ा आपको डिटेल में समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। If you just pointed two fingers and moved them like a pair of scissors move, this is a mistake. अगर मैंने आपको ये समझाया अभी ना कि अभी आपने क्या करना है, मान लीजिए कि जस्ट आपने फिंगर्स को पॉइंट कर दिया और आपने उसको मूव कर दिया, जस्ट लाइक अ पेयर ऑफ सिजर्स मूव, है ना। आपने ऐसे फिंगर्स ली दो और इसको आपने मूव कर दिया, जस्ट लाइक क्या क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, जस्ट लाइक अ पेयर ऑफ सिजर्स मूव करती है ना, अ पेयर ऑफ सिजर्स, जैसे सिजर्स होती है, आप उसको बंद करते हैं खोलते हैं ना, उस तरह से मूव होती है। अगर आपने ऐसे शो किया है सिजर को, तो आपने क्या की है, एक मिस्टेक की है, गलती की है। इफ वी कैन मॉडिफाई आवर फिंगर्स टू क्रिएट अ गन, अगर हम अपनी फिंगर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं टू क्रिएट अ गन, देन हाउ वुड वी शो अ लार्ज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे यही बात की गई है कि अगर हम हर चीज में यही करने लग जाएं, है ना, हर चीज में मान लो हम ये शो करने लग जाएं कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखाई देता है ना, जैसे कि हमने सिजर की बात की, अगर हम सिजर को इस तरह से दिखाने लग जाएं, या गन को इस तरह से दिखाने लग जाएं, तो हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से दिखा पाएंगे, फिर हम लार्ज ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ट्रेन है, कार है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रेन है फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, एक फ्रिज है, हम उसको कैसे शो करेंगे, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। Hence, the first rule of mime is to use the object. ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारे माइम का यही होता है कि हमें ये दिखाना है कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से यूज करते हैं, एंड हमें उस ऑब्जेक्ट को नहीं बनना है, हमने वो ऑब्जेक्ट नहीं बनना है, इनफैक्ट हमने किस तरह से उस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, हमें ये दिखाना होता है, ठीक है। इसीलिए ये गलत हो जाता है और ये गलत हो जाता है, और सही क्या होता है, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। थोड़ा इसको इरेज कर देती हूँ, आपको मे भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। बहुत गंदी आदत है ना मेरी बेटा, ये मैं सारा कलर कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी, ठीक है। चलो, अभी दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, चलो समझ आ गया। ये है यहाँ पे करेक्ट, ये वाला, और ये भी है यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने हैंड का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया कि हम उसे यूज कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पे रॉन्ग इसलिए क्योंकि हमने अपने हाथ को ही वो ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये गलत और ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो बात हमारे पास की गई है वो है एस्टैब्लिश द स्पेस एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने क्या करना है, हमने एस्टैब्लिश करना है स्पेस को, स्पेस का मतलब यहाँ पे साइज होगा, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लेने वाले हैं उसका क्या वेट है, उसका क्या भार है, और उसका साइज कितना है, बड़ा है छोटा है, किस तरह से है। टू मेक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स मोर बिलीवेबल, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स को मोर बिलीवेबल बनाएं, ज्यादा बिलीवेबल बनाएं, तो अ माइम हैज टू इंश्योर दैट द एक्शंस आर इन लाइन विद द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर हैंडलिंग। क्या होता है, मान लीजिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम उसे मोर बिलीवेबल बनाए लोगों में, कि लोग हमारा जो माइंड देखें वो एक्चुअली में उसे रिलेट कर पाए, तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये इंश्योर करना होगा दैट द एक्शंस आर इन लाइन, हमें ये इंश्योर करना होगा कि एक्शंस जो है वो इन लाइन हो। इन लाइन होने का क्या मतलब होता है कि एक्शंस बिल्कुल परफेक्ट हो, उनमें कोई गलती ना हो, विद द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर हैंडलिंग। किस चीज में इन लाइन होने चाहिए,
इनलाइन होने चाहिए विद द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर हैंडलिंग। इनलाइन होने चाहिए उस तरह से जिस तरह से हम उस ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी कैसी है, हम उसको किस तरह से प्रयोग में लाते हैं, इन सब चीजों से रिलेट करके हमारे जो एक्शंस हैं वो इनलाइन होने चाहिए, हमारे एक्शंस बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, है ना, इन अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें। अ क्रिकेट बॉल, अ बास्केटबॉल, अ बलून, द साइज, वेट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ ईच वन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक जो क्रिकेट बॉल होती है ना, एक क्रिकेट बॉल की बात की गई, फिर एक बास्केटबॉल की बात की गई, फिर एक बलून की बात की गई, है ना। क्रिकेट बॉल छोटी होती है, बास्केटबॉल थोड़ी बड़ी होती है, बलून बहुत बड़ा होता है बट बिल्कुल साइज में हल्का होता है। तो यहाँ पे अगर हमने क्रिकेट की बॉल को दर्शाना है तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा अलग होगा, है ना। हम हाथों को थोड़ा क्लोज रखेंगे क्योंकि हमें ये दिखाना है कि क्रिकेट की बॉल जो है वो थोड़ी छोटी है। बास्केटबॉल को दिखाना है तो हम थोड़ा हाथों को थोड़ा दूर दूर रखेंगे ताकि हम ये बता पाएंगे बास्केटबॉल थोड़ा बड़ा है। बलून को जब हम पकड़ेंगे तो हम उसे एक हाथ से पकड़ सकते हैं ताकि हम ये शो कर पाए कि वो तो बिल्कुल हल्का सा है ना। तो साइज, वेट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ ईच वन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यही बात यहाँ पे की गई कि साइज, वेट, एक्सपीरियंस, ये सब क्या होता है, ये सब ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है हमारे पास। ट्राई डूइंग एक्शंस ऑफ होल्डिंग ईच वन सेपरेटली। अब आप क्या करिए, आप ट्राई करिए इन एक्शंस को परफॉर्म करना बाय होल्डिंग ईच वन सेपरेटली। मतलब यहाँ पे बात की गई है कि आपको एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना थोड़ी है, आपको वो रिप्रेजेंट करना है, माइम करना है कि किस तरह से जब आप उस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहे होंगे, है ना, बलून को, क्रिकेट बॉल को, बास्केटबॉल को, तो किस तरह से आप एक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं, एंड दैट टू सेपरेटली, एक एक करके आपने ये करना है। विद दिस इन माइंड, इस चीज को माइंड में रखते हुए, लेट अस प्ले अ फन गेम टू लर्न दिस बेटर। अब हम क्या करते हैं, एक फनी सी गेम खेलते हैं, अच्छी सी गेम खेलते हैं ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाए। ओके बेटा, आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊं ताकि आपको इस लेक्चर के बाद कोई और लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ एंडिंग पे है, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अब 7th क्लास में आ चुके हैं, थोड़ी आपकी जो पढ़ाई है वो सीरियस हो गई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, बहुत एंशियस हो गए हैं आप, है ना, पेरेंट्स भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं बच्चों को कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, आपकी क्लास बड़ी हो गई, आप 7th क्लास में पहुँच चुके हो, पढ़ाई करना शुरू करो। तो अगर बेटा ये सब चीज़ों से आप फ्रस्ट्रेटेड हो या परेशान हो ना, तो मेरी एक बात का ख़्याल हमेशा रखना कि जो स्ट्रेस है ना लाइफ में, वो हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। स्ट्रेस आपकी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको सिर्फ़ क्या करना होता है, आपको लाइफ में अपना बेस्ट देना होता है, अपना बेस्ट एफर्ट देना होता है। एंड ऑब्वियसली मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आप अभी तक लेक्चर को देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो स्ट्रेस लेना बेटा गलत है यहाँ पे। मैं आपके साथ हूँ ना, मैं हूँ, मैं आपको सारा सिलेबस करवाऊंगी, मैं आपके साथ हूँ। किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में नीचे पूछो कि मैम हम परेशान हैं, स्ट्रेस होता है, किसी भी चीज की बात है, आप मुझे बोलो, मैं हमेशा साथ दूंगी आपका। कोई भी चीज होती है, इवन आपके पेरेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं, परेशान तो नहीं करते हैं बेटा, बट हो जाता है ना कि कभी कभी वो कह देते हैं, बहुत बातें कह देते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं इस वजह से सुना देते हैं, ऐसी चीजें हैं तो मुझे बताओ, आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स। बट बेटा गलत डिसीजन लाइफ में नहीं लेना है, हार नहीं माननी है, और कुछ गलत नहीं करना है अपने साथ, है ना। हम आजकल न्यूज में सुन रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप तो मेरे स्टूडेंट्स हैं एंड आई बिलीव सो मच इन यू। मैं आप सब पे बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ कि ऑब्वियसली आप देखो लेक्चर इतना ध्यान से देखते हो, हर एक चीज पढ़ाई करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस बोलते हो सब क्वेश्चंस के आंसर देते हो, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा कि आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो। कोई बात नहीं, अभी मार्क्स नहीं आ रहे, आगे आ जाएंगे, कुछ नहीं होता है, हर चीज अच्छी हो जाएगी। अपने आप पे भरोसा रखना है, एंड आई एम देयर विथ यू, है ना। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, जो मुझे बताना है, जो चीजें अपनी पर्सनल बात शेयर करनी है मुझसे करो। आई वोंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ आपकी बात समझूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छा गाइड कर पाऊँ, अच्छी बात समझा पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ, है ना। अपने आप को अकेला नहीं समझना है, जिस भी मोमेंट पे अकेला समझो, सीधा मेरे पास आ जाओ,
ठीक है मेरे बच्चों, एंड कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मुझे बहुत दुख होगा, मैं अपने आप को बहुत कसूरवार मानूंगी, बहुत कसूरवार मानूंगी अपने आप को, अगर मैं आप बच्चों की मदद नहीं कर पाऊंगी तो। ठीक है जी, यही मुझे आपसे कहना था। अब आई थिंक मैंने आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है ना, तो चलो, मैंने जो बातें कही है उसका ख्याल रखना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एवरीवन, जो जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनसे भी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एवरीवन। बस अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, पेरेंट्स का ख्याल रखो, और नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक्टिविटी 2.2 में टीम एक्टिविटी है हमारे पास, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑल ऑफ यू सिट इन अ सर्कल। अब आप क्या करिए, सारे के सारे एक सर्कल में बैठिए, गोले में बैठिए। वन ऑफ यू वॉलंटियर्स टू स्टार्ट विद एन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या करना है, आप में से कोई एक बच्चा, ठीक है, आप 5-7 बच्चे मान ले ग्रुप में बैठे हैं, तो आप में से कोई एक बच्चा वॉलंटियर करेगा, सबसे पहले एक्ट परफॉर्म करेगा। किसका? ऐसा एक्ट परफॉर्म करेगा जिसमें कि वो एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के बारे में एक्ट करेगा, है ना, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के बारे में वैसे करेगा ना, एक्टिंग वगैरह करेगा। ठीक है, ओके। द फर्स्ट पर्सन imagines an object, does an action to clearly depict it in forms of its shape, size and weight. अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट पर्सन होंगे वो उस ऑब्जेक्ट को इमेजिन करेंगे, है ना। वॉलंटियर किया एक इंसान ने, मान लो एक बच्चे ने वॉलंटियर किया और उसने ऑब्जेक्ट को, वो जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट था उसके बारे में थोड़ा मिमिक करके या थोड़ा माइम करके आपको बताया। अब जो फर्स्ट पर्सन था उसने इमेजिन किया, उस वॉलंटियर वाले बच्चे को देख के फर्स्ट पर्सन ने इमेजिन किया कि शायद ये इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को इमेजिन करने के बाद उसने क्या किया, उसने एक एक्शन परफॉर्म किया और क्लियरली डिपिक्ट किया उसके शेप को, साइज को एंड वेट को, है ना। जैसे मतलब इस बच्चे ने मान लो सबसे पहले वॉलंटियर किया था, इस बच्चे ने सबसे पहले एक्शन करके बताया, कुछ कहा नहीं, एक्शन करके बताया कि ऐसा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब इसके बाद इस फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, इस फर्स्ट पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये मिमिक कर रहा था, इसी ऑब्जेक्ट को, इसी मतलब ऑब्जेक्ट की मिमिक अब इस फर्स्ट पर्सन ने की, और इस फर्स्ट पर्सन ने उसका शेप, साइज और वेट को डिपिक्ट किया थ्रू हिज एक्शंस। ठीक है जी, आगे बात की जा रही है कि द ऑब्जेक्ट इज देन पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट वन। और ऐसे ही जैसे फर्स्ट पर्सन ने कर दिया है ना, एक्ट वगैरह परफॉर्म कर दिया, तो फर्स्ट पर्सन ने अब क्या किया, अब ये सेकंड पर्सन को दे दिया मान लो। ठीक है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, असल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा है, तो सेकंड पर्सन को, ये लड़की को एक ऑब्जेक्ट इसने अपने हाथ से ऐसे इमेजिनरी ऑब्जेक्ट दे दिया। और सेकंड पर्सन ने क्या किया, सेकंड पर्सन ने भी इमेजिन किया कि क्या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ने ऐसे एक्ट किया था, है ना। और सेकंड पर्सन ने, मतलब इस लड़की ने उसके बाद क्या किया, गोले में बैठे हुए थे ना सारे, इस लड़की ने उसके बाद उस इमेजिन करके, मतलब उस चीज को, जो वो ऑब्जेक्ट था उसको इमेजिन करके, उसके बारे में जान के समझ के कि वो क्या था, उसको देखा, थोड़ा देखा, मतलब जब वो फर्स्ट पर्सन एक्टिंग कर रहा था उसको देखा, तब समझा, तब उसके बाद फिर सेकंड पर्सन ने भी उसके वेट को, साइज को, या उसकी चीज को, या जिस तरह से वो हेल्पफुल होता है उसको आपने डिपिक्ट किया। ठीक है जी, सेकंड पर्सन ने। चलो, और ऐसे ही आगे आगे पास ऑन होता गया, है ना, आगे आगे सारे ऐसे करते गए। नेक्स्ट पर्सन रिसीव्ड इट, डज अनदर एक्शन, कुछ और एक्शन किया, टू एड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पासेस इट ऑन। ओके जी, ऐसे ही हम आगे करते चले गए। सेकंड पर्सन ने कुछ डिपिक्ट किया उस ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन ने कुछ ऑब्जेक्ट को डिपिक्ट किया, इसने, फिर इसने, ऐसे करते करते सबने उसको पास ऑन करते चले गए, और उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग को कि वो ऑब्जेक्ट क्या था उसको ऐड करते चले गए, है ना। ठीक है जी, नोबडी कैन यूज साउंड और स्पीच। अब यहाँ पे सबसे ट्रिकी चीज हमारे पास यही आती है कि नोबडी, कोई भी इसमें साउंड और स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता है, बिना कहे आपको ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है। नोबडी मस्ट अनाउंस द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और किसी को भी ऑब्जेक्ट के नाम को अनाउंस करना अलाउड नहीं है, मतलब यू कैन नॉट अनाउंस, आप कह नहीं सकते कि आप किस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट इज अप टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ईच वंस एबिलिटी टू कम्युनिकेट। क्या है यहाँ पे, ये हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट के बारे में क्या समझा, है ना। एंड ईच वंस एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एंड हर एक की क्या एबिलिटी रही है कम्युनिकेट करने पे, हम किस तरह से कम्युनिकेट कर पाए। ओके जी, चलो
ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इसको फिर से, ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग सिर के ऊपर से जा रहा हो, है ना। चलो बता देती हूँ। क्या किया हमने यहाँ पे, मान लो वॉलंटियर था, ये वाला बच्चा हमने बात की थी ना, तो वॉलंटियर ने क्या किया, सबसे पहले उसने डिपिक्ट किया, मान लो एक बॉक्स को, उसने जुबान से नहीं कहा कि मैं बॉक्स को वो कर रहा हूँ, बट उसने एक पेंसिल बॉक्स को डिपिक्ट किया। ठीक है जी, पेंसिल बॉक्स को डिपिक्ट किया, किस तरह से डिपिक्ट किया, मान लो उसने पेंसिल बॉक्स को अपने हाथ से उठाया, ठीक है, उसको ऐसे रोटेट किया हर जगह से, ठीक है, फिर हो सकता है उसने उसको खोला हो। ओके, तो वॉलंटियर ने ये किया, और फर्स्ट पर्सन ने, जो ये वाला बच्चा था यहाँ पे, इसकी बात कर रहे थे ना, फर्स्ट पर्सन में ये था, फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, फर्स्ट पर्सन ने उसको पहले तो एनालाइज किया कि वो किसकी एक्टिंग कर रहा है, फिर उसको समझा, फिर उसको ये रियलाइज हुआ कि अच्छा ये तो एक बॉक्स की एक्टिंग कर रहा है, पता लग गया फर्स्ट पर्सन को। अब फर्स्ट पर्सन ने जैसे ही एनालाइज किया, तो उसने जुबान से नहीं कहा कि वो बॉक्स की एक्टिंग कर रहा है। अब उसने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन ने क्या ऐड कर दिया उसमें, फर्स्ट पर्सन ने उसमें उठा करके साइड से उठा के एक पेंसिल डाल दी, और उस बॉक्स को खोला था जैसे, तो उससे खोल के उससे इरेजर निकाल के साइड में रख दिया और इरेज कर दिया कुछ पेपर पे, है ना। ऐसे फर्स्ट पर्सन ने कुछ और अदर एक्टिविटी परफॉर्म की उस बॉक्स के साथ, बताया नहीं पर कि वो बॉक्स है। वैसे सेकंड पर्सन जो थी, सेकंड पर्सन ने उससे शार्पनर निकाला और पेंसिल निकाली, तो पेंसिल शार्प करना शुरू कर दिया, और पेंसिल शार्प कर दी, कुछ लिखा, और वापस से वो पेंसिल बॉक्स के अंदर डाल दिया, कुछ कुछ भी इस तरह की कोई भी एक्टिंग आप कर सकते हैं, है ना। ओके, चलो बेसिक एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन, अ पेयर ऑफ सिजर्स और अ वॉच कैन बी शोन। अब यहाँ पे यही बात की गई है कि जो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेन होता है, एक पेयर ऑफ सिजर्स होता है, वॉच होती, घड़ी होती है, हम ये सभी चीजों को यहाँ पे शो कर सकते हैं। When the object is received, each one of you does a unique action that is not done before and then passes it on। ठीक है, क्या बात की जा रही है यहाँ पे, कि जैसे ही आपको वो ऑब्जेक्ट रिसीव होता है ना, आप ग्रुप में वैसे ही बता रहे हैं कि आपने एक पर्सन ने, फर्स्ट पर्सन ने, फर्स्ट वाले ने उस पर कुछ डिपिक्ट किया, एक्शन डिपिक्ट किया, और एक्शन डिपिक्ट करने के बाद उसने उसको सेकंड पर्सन को हैंड ओवर कर दिया, है ना। एक्चुअली में नहीं किया, वो कुछ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट था जो सेकंड पर्सन को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, ईच वन ऑफ यू डज एन यूनिक एक्शन, हर एक इंसान को क्या करना होता है, यूनिक एक्शन परफॉर्म करना होता है, जो कि पहले वाले ने नहीं किया है। ठीक है, मान लो इस वाले बच्चे ने इस वाली लड़की को वो ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को पास ऑन किया था, तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को पास ऑन करने के बाद जो फर्स्ट पर्सन ने जो एक्टिंग की थी ना, वो ये लड़की अब नहीं कर सकती है, इसको कोई और एक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे एज इट पासेस ऑन। ठीक है, अब ये बेसिक था, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे एडवांस वाली। एडवांस्ड वाला जो हमारा होता है उसमें हम किस तरह करते हैं। दिस ऑल्सो हैज एवरीवन पासिंग द ऑब्जेक्ट, इसमें भी सारे वैसे ही पास ऑन कर रहे होते हैं, बट द ऑब्जेक्ट चेंजेस स्लाइटली विद टाइम। बट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइटली टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, पास ऑन तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की पासिंग हम कर रहे हैं, बट जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्लाइटली चेंज होता रहता है, धीरे धीरे चेंज होता रहता है टाइम के साथ। सो द एक्शन डन बाय द फर्स्ट पर्सन वुड नॉट बी द सेम फॉर द लास्ट पर्सन। तो उसी तरह से क्या हो जाता है कि जो एक्शन फर्स्ट पर्सन ने किया होता है, किसी भी हाल में वो सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट को वैसा डिपिक्ट नहीं कर सकता, थर्ड नहीं कर पाएगा, फोर्थ नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली लास्ट पर्सन भी उसको नहीं वैसा शो कर पाएगा, है ना। एक्शन डन बाय द फर्स्ट पर्सन वुड नॉट बी द सेम फॉर द लास्ट पर्सन, मतलब जो फर्स्ट पर्सन का एक्शन हमने देखा था वो बहुत डिफरेंट होगा लास्ट पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूज आइस क्यूब, जैसे कि आप एग्जाम्पल लें यहाँ पे एक ह्यूज आइस क्यूब का, जो कि मेल्ट होती रहती है विद टाइम, है ना, या फिर एक हैंड फुल ऑफ सैंड, सैंड या सॉइल, है ना। फर्स्ट पर्सन ने हैंड फुल ऑफ सैंड लिया और उसको दे करके सेकंड पर्सन को दे दिया। ठीक है, अब सेकंड पर्सन ने ये डिपिक्ट किया कि जो सैंड है वो काफी सारी उसके हाथ से फिसल गई है, थर्ड पर्सन को उसने थोड़ी सी सैंड दी, है ना, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करते करते लास्ट तक जब हम आए तो सैंड बची ही नहीं, तो उसने अपने हाथ को ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाया कि मेरे हाथ में तो सैंड ही नहीं बची है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जा रहा है, उसकी जो मेजरमेंट है या उसकी जो क्वांटिटी है उसमें चेंज आता जा रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे ये हैंडफुल ऑफ, स्टाइलस कहाँ गया, ओहो हाँ ये, जैसे कि हैंडफुल ऑफ सॉइल का एग्जांपल या सैंड का एग्जांपल, ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे। कीप रिड्यूसिंग इन क्वांटिटी एज इट स्लिप्स थ्रू द फिंगर। ठीक है जी, चलो
सर्कल टाइम, क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट एंजॉयबल एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग विदाउट स्पीच और प्रॉप्स? स्पीच और प्रॉप्स के यूज करने, इसके बिना यूज किए हमने जब एक्ट को परफॉर्म करना है तो उसमें क्या चीज सबसे इंजॉयबल होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जो इसका आंसर बताऊंगी वो ये होगा कि जो मोस्ट इंजॉयबल पार्ट होता है ना, ठीक है, किसका, अपनी प्रॉप के यूज के बिना, जब हमने अपनी भाषा का यूज नहीं करना होता है, प्रॉप्स का यूज नहीं करना होता है, उसके बिना भी जब हमने अपनी लैंग्वेज से, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइलेंस से बात करनी होती है, शब्दों का आदान प्रदान करना होता है, भाव का आदान प्रदान करना होता है, तो उसमें सबसे बेस्ट चीज होती है कि हम अपने आइडियाज और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कैसे? फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर से, विदाउट स्पीकिंग और यूजिंग प्रॉप्स, ठीक है। ये सबसे इंजॉयबल पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? दैट we are expressing our ideas and emotions through the facial expressions, body movement and gestures without speaking or using any kind of prop, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। सेकंड क्वेश्चन का, व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट विदाउट अबाउट परफॉर्मिंग माइम? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज क्या होती है माइम को परफॉर्म करने में? माइम की परफॉर्मेंस में सबसे डिफिकल्ट चीज क्या होती है? यहाँ पे लिखा गया है कि नो यूज ऑफ स्पीच और नो यूज ऑफ प्रॉप। माइम जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या सबसे डिफिकल्ट चीज है? कि स्पीच का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है, या फिर आप प्रॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि देखो बेटा, प्रॉप तो आप ऐसे भी जिंदगी में हर चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना। हर चीज के लिए आप नई प्रॉप बना सकते हो। जैसे कि मान लो आपको एरोप्लेन के बारे में बात करनी है, तो आप एक्चुअली में इतने बड़े एरोप्लेन को तो नहीं लेकर के आ सकते हो, है ना। बट स्पीच एक ऐसी चीज होती है कि स्पीच हमारे लिए इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। स्पीच से हम किसी भी चीज के बारे में आपको विजुलाइज करवा सकते हैं। मैं आपको कहूँ एक बॉटल के बारे में सोचिए, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको वो बॉटल ला करके दिखाऊं कि बेटा ये देखो, अब आप विजुलाइज करो। मैं सिंपली आपको बॉटल कह भी दूंगी अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में, तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से जो एज अ टीचर मैं बताऊं तो आई वुड से कि नो यूज ऑफ स्पीच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, है ना। अगर हम स्पीच का यूज नहीं कर पा रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है। बिकॉज वी रिलाई कंप्लीटली ऑन आर एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स। अगर हम भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्पीच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या होता है, हम कंप्लीटली रिलाई हो जाते हैं किस पे? अपने एक्सप्रेशंस पे और अपने जेस्चर्स पे, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है जी। समझ आ गया आपको? ओके, चलिए, 3 पिलर्स ऑफ अ माइम शो। अब 3 पिलर्स की यहाँ पे बात की गई है माइम शो में, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। एनी सक्सेसफुल माइम शो मस्ट हैव द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट। कोई भी अगर सक्सेसफुल माइम शो होता है ना, तो उसके ये कुछ 3 एस्पेक्ट्स, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए। रिमेंबर ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड बोथ इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप। आपको इस चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है कि ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस, इन सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कैसे? इंडिविजुअली भी, अकेले अकेले में भी, और एक ग्रुप में भी आपको इन सबको परफॉर्म करना पड़ता है, इन सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे पहले बात की जा रही है इमेजिनेशन के बारे में। हम सोचते हैं, है ना, हम कुछ इमेजिन करते हैं दिमाग में कि इस तरह से वैसा। फॉर अ माइम शो, एक माइम शो के लिए, अलोंग विद वर्किंग ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन, एक माइम शो के लिए अलोंग विद वर्किंग, अपने बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस पे वर्क करने के साथ साथ, है ना, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस के बारे में हमने बात की, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस पे वर्क करने के साथ साथ द मोस्ट क्रूशियल वन इज इमेजिनेशन, ठीक है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत क्रूशियल हो जाती है, वो है हमारे पास हमारा इमेजिनेशन, ठीक है जी। While the first two are entirely upon the performance in their efforts, जो पहले के दो हमने जिनकी बात करी, बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस की, दे आर इंटायरली अबाउट द परफॉर्मर, वो सिर्फ परफॉर्मर पे ही डिपेंड करते हैं, है ना। एंड देयर एफर्ट, मतलब बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन की जो हम बात करते हैं, ये सिर्फ उस माइम करने वाले आर्टिस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, है ना, उसी परफॉर्मर पे डिपेंड करते हैं, और वो कितना एफर्ट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करते हैं, है ना। बट जो इमेजिनेशन होती है ना, इमेजिनेशन इन्वॉल्व करती है परफॉर्मर को भी और साथ ही साथ ऑडियंस को भी।
हमने ना, हाँ है ना, हमने बात करी कि ऑडियंस को भी तो समझ आना चाहिए कि आप किस तरह की चीजों को डिपिक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं ना। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, कितना प्यारा सा ये तस्वीर बताया गया है। ओके, चले, यही बात यहाँ पे मैंने जो आपको बताई वो ये है कि बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ परफॉर्मर और उसके एफर्ट पे डिपेंड करता है, बट जो इमेजिनेशन है वो परफॉर्मर की भी होती है और ऑडियंस की भी होती है, दोनों की इंपॉर्टेंट होती है। चलो, unless the audience participates in the imagination of the object, situations and the environment of the story, it cannot be a successful show. जब तक, ठीक है, अनलेस जो ऑडियंस है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है किसमें, इमेजिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में, जब तक ऑडियंस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, सिचुएशन में या इन्वायरमेंट ऑफ द स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं करती है, मतलब जो भी स्टोरी बताई जा रही है उसका किस तरह का एनवायरमेंट है, किस तरह वो बयान की जा रही है, उन सभी चीजों में जब तक ऑडियंस पार्टिसिपेट नहीं करती है तो एक सक्सेसफुल शो नहीं बन सकता है। इट कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल शो अनलेस, जब तक ऑडियंस पार्टिसिपेट नहीं करती है इन द इमेजिनेशन। ठीक है जी, दिस गिव एंड टेक बिटवीन द ऑडियंस एंड एक्टर मेक्स द शो क्वाइट यूनिक एंड इंजॉयबल। ठीक है, इज फैसिलिटेटेड बाय इमेजिनेशन। क्या बात की गई यहाँ पे कि यही जो गिव एंड टेक रिलेशन होता है ना ऑडियंस और परफॉर्मर के बीच का, बिटवीन द ऑडियंस एंड द एक्टर, यही क्या करता है, यूनिक बनाता है और इंजॉयबल, है ना, मतलब बहुत इंजॉय करने लायक बना पाता है इसको, हमारे एक्ट को, हमारे माइम को, है ना। क्या गिव एंड टेक रिलेशन होता है ऑडियंस और एक्टर का अबाउट द इमेजिनेशन। ठीक है, यही बना पाता है हमारे एक्ट को या हमारे माइम को यूनिक या इंजॉयबल। ठीक है, समझ आ गया आपको? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, एंड इट इज फैसिलिटेटेड बाय इमेजिनेशन। चलो, एग्जैजरेशन की बात करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बात करना। जब हम किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं ना तो उसको एग्जैजरेशन कहा जाता है। ठीक है, एग्जैजरेशन। ठीक है, एग्जैजरेट होता है वैसे, ये एग्जैजरेट करना मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने का जो होता है, मतलब प्रोसेस होता है, उसको एग्जैजरेशन कहते हैं, है ना। दिस इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग मूवमेंट, एक्शंस एंड एक्सप्रेशन लार्जर देन लाइफ। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया, बढ़ा चढ़ा के बताना, मतलब कि ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम मूवमेंट को, एक्शंस को और एक्सप्रेशंस को, जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड है, उसको लार्जर देन लाइफ बता देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा के बता देते हैं। ठीक है, उसको एग्जैजरेशन कहा जाता है। सिंस माइम रिलाइज ऑन साइलेंट कम्युनिकेशन, अब जैसे हमें पता है कि जो माइम है वो रिलाई करता है किस पे, ऑन साइलेंट कम्युनिकेशन, बिल्कुल साइलेंट वाली कम्युनिकेशन पे, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू इंश्योर सब्टल डिटेल्स आर विजिबल एंड अंडरस्टूड। इसलिए हमें जैसे पता है कि हमारा माइंड सिर्फ साइलेंट कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्या हो जाता है कि हम इंश्योर करें बिल्कुल सब्टल डिटेल्स को कि वो विजिबल और अंडरस्टूड बनी रहे। सब्टल डिटेल्स का मतलब हो गया बिल्कुल छोटी से छोटी, बारीक से बारीक डिटेल, है ना, टू इंश्योर सब्टल डिटेल्स। ठीक है, बारीक से बारीक डिटेल्स को हमें विजिबल और अंडरस्टूड बनाना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट व्हेन परफॉर्मर्स आर हेल्ड फॉर अ लार्ज ऑडियंस। और ये चीज जो हमने अभी यहाँ पे बात करी, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाती है, जब परफॉर्मर्स क्या होते हैं, आर हेल्ड फॉर अ लार्ज ऑडियंस। परफॉर्मर्स को लार्ज ऑडियंस को मतलब उनको एंटरटेन करना होता है ना। कुछ परफॉर्मर्स होते हैं, मान लो 3-4 परफॉर्मेंस है, 5 परफॉर्मर्स हैं ना, परफॉर्मर्स एक्टर्स की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि 5-4 एक्टर्स हैं, उन्हें लार्ज ऑडियंस को क्या करना है, एंटरटेन करना है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल सब्टल डिटेल्स को, बिल्कुल छोटी से छोटी डिटेल्स को अच्छे से विजिबली, बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करवा पाए। दिस इज सिमिलर टू द नाट्यधर्मी स्टाइल ऑफ एक्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1। ये बिल्कुल सिमिलर है किससे, नाट्यधर्मी स्टाइल ऑफ एक्टिंग से, है ना, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ी है, जहां पे हम एक्सप्रेशंस को बहुत ब्रॉड तरीके से दिखाते हैं, बहुत वाइड एक्सप्रेशंस हम दिखाते हैं, है ना, which includes dramatic and stylized techniques like slow motion, repetition and over expression to bring about the impact। ठीक है, क्या करते हैं हम नाट्यधर्मी में, इसमें हम इंक्लूड करते हैं ड्रामेटिक एंड स्टाइलाइज्ड टेक्निक, बहुत ही ड्रामेटिक वाली चीजें हम इंक्लूड करते हैं, वैसे इमोशंस हम इंक्लूड करते हैं,
स्टाइलाइज्ड टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम स्लो मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, रेपिटिशन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। रेपिटिशन से आपको फनी सा एग्जांपल दूं कि वो होती है ना क्या, गोपी बहू की जो सास है, आपने तो आप पता नहीं बहुत यंग जनरेशन हो, आपको तो पता नहीं इसके बारे में पता होगा कि नहीं। मैं चलो बता देती हूँ, सर्च करना बाद में अगर ऐसा लगे आपको कि फनी चीज़ है, आप सर्च करना चाहते हैं तो। कि गोपी बहू की जो सास है, वो बोलती है रसोड़े में कौन था, ठीक है, फिर वो 3-4 बार बोलती कौन था, कौन था, कौन था? तो वो रेपिटिशन है ना? तो इट्स जस्ट समथिंग फनी है ना कि रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था? रसोड़ा मीन्स किचन, है ना? तो वैसा रेपिटिशन मतलब उसको सिर्फ एग्जैजरेट करने के लिए, बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए, एंड ओवर एक्सप्रेशन कि अच्छा ऐसा है, कौन था रसोड़े में? ठीक है, वो ओवर एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के अपना एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तो उस इम्पैक्ट को लेकर के आने के लिए, है ना? जरूरी नहीं होता है कि वो इम्पैक्ट आए, बट हम करते ही इसीलिए कि हम ऐसा इम्पैक्ट चाहते हैं, ठीक है, ओके। तीसरी बात करते हैं कॉस्ट्यूम एंड मेकअप की। कपड़े, है ना, कपड़े पहनाते हैं आपको और आपका मेकअप कराते हैं। चलो ऐसा मेकअप कराऊंगी बच्चों आपका, देखो कर दूं आपका मेकअप, बताओ, आ जाओ मेरे पास, मुझे पूछो मुझसे मैम कहाँ रहते हो, फिर मैं आपको डीएम में लिख के दूंगी और ऐसा ऐसा मेकअप करूंगी फिर आपका, ठीक है। अनलाइक ड्रामा और डांस, इट्स अ ब्यूटीफुल, वैसे है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कितने प्यार से किया गया है, बट वो माइम के लिए है ना, माइम के लिए इट्स वेरी ब्यूटीफुल बेटा, बहुत ही ब्यूटीफुल, देखो कितने प्यार से आईज का ये किया गया है ना, नोज कितना प्यार से बनाया गया है, लिप्स कितने प्यार से बनाए, वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है एक्चुअली, बट टेक्निकली क्या होता है ना कि माइम के लिए तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, बिलीव मी बहुत सुंदर लगता है, पर जब आप यूजुअल डे टू डे लाइफ में ऐसा मेकअप करके जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे कि ये तो फाइन आर्ट्स पढ़ के बिल्कुल ही फाइन हो गए हैं। ठीक है, चलो मेकअप की बात करते हैं। अनलाइक ड्रामा और डांस जैसे होते हैं, अनलाइक दैट कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप इन माइम डू नॉट डायरेक्टली डिपिक्ट द कैरेक्टर। जैसे कि ड्रामा और डांस में क्या होता है कि ड्रामा और डांस में जो हमारा जो कॉस्ट्यूम होता है या जो हमारा मेकअप होता है वो हमारे कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है, हमारे कैरेक्टर को बताता है, बट माइम में क्या होता है, डू नॉट डायरेक्टली डिपिक्ट द कैरेक्टर। माइम डायरेक्टली डिपिक्ट नहीं करता है कैरेक्टर को, इट इज प्राइमरीली न्यूट्रल, ये प्राइमरीली न्यूट्रल होता है। क्या होता है प्राइमरीली न्यूट्रल? माइम का कॉस्ट्यूम या माइम का जो मेकअप होता है ना, प्राइमरीली मेनली क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, विद सब्टल डिफरेंसेस टू शो वेरिएशन इन कैरेक्टर्स, और बिल्कुल सब्टल डिफरेंसेस होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट, सब्टल मतलब माइन्यूट और हार्ड टू सी, है ना, या स्मॉल, तो वो स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं जिससे कि आप ये शो कर पाए कि क्या वेरिएशंस हैं अपने कैरेक्टर में, ठीक है जी। चलो मतलब क्या है कि जैसे ड्रामा और डांस में आप देखते होंगे ना कि बिल्कुल डांस के या फिर ड्रामा के उसी हिसाब से आपको कॉस्ट्यूम बताए जाते हैं या मेकअप आपको किया जाता है, बट माइम में ऐसा नहीं होता है, माइम में बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, माइम में एक जैसा ही सबका कॉस्ट्यूम होता है और बिल्कुल सिंपल कॉस्ट्यूम होता है, वही सबको वियर करना होता है और हल्का सा वेरिएशन किया जाता है, बिल्कुल सब्टल वेरिएशन किया जाता है ताकि आप उसको विजुलाइज कर पाए, देख पाए, ठीक है। कॉस्ट्यूम की बात की जा रही है यहाँ पे, स्कर्ट एंड पैंट इज इन फुल्ली ब्लैक इफ द ड्रॉप आउटफिट व्हाइट, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप शर्ट एंड पैंट की, ये देख पा रहे हो आप, है ना, ये देखो यहाँ पे एक माइम की आपको वो बताई गई है, फुल्ली ब्लैक में इफ द ड्रॉप आउट इज व्हाइट, अगर ड्रॉप आउट व्हाइट है तो इस तरह का आप फुल्ली ब्लैक आप ले सकते हैं। ड्रॉप आउट मतलब, ड्रॉप आउट कह रही हूँ मैं, बैक ड्रॉप्स कहना है मैंने ना, इफ बैकड्रॉप इज व्हाइट, बैकड्रॉप मतलब बाहर का जो बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड अगर आपका व्हाइट है, ड्रॉप आउट कह रही हूँ, सो सॉरी, है ना, बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड को बैकड्रॉप कहते हैं, ठीक है। अगर बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड व्हाइट है तो आप क्या कर सकते हैं, शर्ट या पैंट ले सकते हैं इन फुली ब्लैक, है ना, फुली ब्लैक में आप शर्ट या पैंट ले सकते हैं, या फिर एक मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट in the form of strips on shirt or accessories like gloves, socks and suspenders। मतलब gloves, socks या suspenders को आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप्स बना सकते हैं, इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ऐसी शर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए लेगिंग्स दिखाई दे रही है, ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। मेकअप, मेकअप की बात यहाँ पे की गई कि हाईलाइटेड फेशियल फीचर्स, थोड़े जो फेशियल फीचर्स होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। फेशियल फीचर्स में जैसे देखो आंखों को हाईलाइट किया जाता है, लिप्स को किया जाता है ना, नोज को किया जाता है,
ठीक है। विद कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स ऑफ व्हाइट, ब्लैक एंड रेड इज द मेन फीचर्स ऑफ मेकअप, है ना। क्या होता है, जो हाईलाइटेड फेशियल फीचर्स आपको दिखाने होते हैं वो आप किससे दिखाते हैं, व्हाइट से, ब्लैक से या रेड से, इनसे ही आप मेनली इन सबको दिखाते हैं। दिस इज टू इंश्योर गुड विजिबिलिटी एंड एक्सैजरेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। और ये आप क्यों करते हैं, ब्लैक, व्हाइट और रेड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि आप ये इंश्योर कर पाए कि गुड विजिबिलिटी हो पाए, बहुत अच्छी विजिबिलिटी हो पाए, एंड एक्सैजरेशन ऑफ एक्सप्रेशंस आप कर पाए। मतलब जो एक्सप्रेशंस आप दिखाना चाहते हैं वो एक्सैजरेटेड आप दिखा पाए ना, बढ़ा चढ़ा के आप दिखा पाए। ठीक है। अब कैरेक्टर की बात करें तो स्पेसिफिक इंडिकेशंस आर सब्टिली प्रेजेंट इन मेकअप। जो स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस होते हैं जो आप बताना चाहते हैं, वो सब्टिली प्रेजेंट होते हैं। सब्टिली मतलब बिल्कुल माइन्यूट तरीके से प्रेजेंट होते हैं इन मेकअप, है ना। मेकअप जब आप करते हैं तो बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है, बिल्कुल माइन्यूट से आप क्या करते हैं, चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी। चलो, स्टाइलिस कहाँ चला जाता है बार बार। चलो चलो, ठीक है। माइम की बात की गई है, अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर इक्वालिटी। ओके। द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ माइम इज नो स्पीच। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्राइकिंग क्वालिटी, सबसे खतरनाक क्वालिटी जो मैं आपको कहूं जो माइम की है, वो है नो स्पीच। मतलब बिना स्पीच के, बिना कुछ कहे भी आप अपने ओपिनियंस को, अपने एक्सप्रेशंस को बयान कर सकते हैं, है ना। दिस ब्रेक ऑल बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये क्या करता है, जितने भी लैंग्वेज के बैरियर्स है ना हमारे पास, जो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में ही समझाया था, वो सारे बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज को ये ब्रेक कर देता है। ठीक है जी। इमोशंस आर यूनिवर्सल। अब हम यही बात करें कि जो इमोशंस होते हैं वो तो यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंच लोगों के अलग इमोशंस होते हैं, इंडियंस के अलग इमोशंस होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता है। जो भी लैंग्वेज बात करते हैं, जो भी हम जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, इमोशंस तो सबके लिए यूनिवर्सल होते हैं। सो द सिचुएशंस डिपिक्टेड इन माइम from any state in the country or any country in the world are understood by any person from any corner of the world. Isn't it amazing? क्या बात की गई कि जो भी सिचुएशन डिपिक्ट की जाती है, सो द सिचुएशन डिपिक्टेड इन माइम, जो भी माइम में सिचुएशन डिपिक्ट की जाती है, किसी भी स्टेट से, एक कंट्री की किसी भी स्टेट से या किसी भी कंट्री से, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से, है ना, वो इंसान को एक तरह से ही अंडरस्टूड होती है ना, आर अंडरस्टूड बाय द पर्सन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ इस बात का, फिर से समझा देती हूँ कि क्या होता है कि आपको पता है कि इमोशंस तो यूनिवर्सल होते हैं, लैंग्वेज यूनिवर्सल नहीं होती है। तो अगर इमोशन यूनिवर्सल होते हैं तो जब हम माइम में किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की बात करें, है ना, किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री या किसी भी कंट्री की कोई भी स्टेट की बात करें, तो हम आसानी से विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर, हमें उनका लैंग्वेज आता है नहीं आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, हम आसानी से उनको समझा सकते हैं अपने एक्सप्रेशंस को, कैसे, विद द हेल्प ऑफ माइम, है ना। और माइम में कैसे हम यहाँ पे बता पा रहे हैं, इमोशंस की वजह से, क्योंकि इमोशंस तो यूनिवर्सल है, इमोशंस किसी लैंग्वेज के थोड़ी होते हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पे बात की गई है कि कितनी ब्यूटीफुल चीज है कि बिना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें हम अपने इमोशंस को आसानी से बयान कर पाएंगे, है ना। इजंट इट अमेजिंग, कितनी अमेजिंग बात है, देखो। The next quality that stands out in mime is black and white costumes. और जो नेक्स्ट क्वालिटी, जो हम अगली क्वालिटी की बात करें, जो स्टैंड आउट होती है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पता लगती है, वो है कि ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम्स का हम इस्तेमाल करते हैं, एंड कॉमन व्हाइट मेकअप फॉर ऑल। और एक ही तरह का कॉमन व्हाइट मेकअप आप यहाँ पे यूज करते हैं, किसमें, माइम में। देखो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है इन्होंने, साथ में रेड, यहाँ पे देखो ये स्ट्रिप टाइप है, और फेस पे बिल्कुल व्हाइट कलर का मेकअप हुआ हुआ है ना। ठीक है। This has a powerful quality of eliminating the bias that comes with stereotype of people based on the clothes they wear. और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल चीज है हमारे पास से कि ये क्या करता है कि ये एलिमिनेट कर देता है उस बायस को जो कि स्टीरियोटाइप ऑफ पीपल है ना, जो कि मतलब एक कई लोग रूढ़िवादी तौर पे आते हैं ना कि लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती या आदमी उस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इन सभी स्टीरियोटाइप्स को भी ये चैलेंज कर देता है, क्योंकि माइम में तो आपको वही कपड़ा पहनना पड़ेगा, चाहे आप लड़की है, लड़का है, डजंट मैटर, है ना। आपके वो सारे स्टीरियोटाइप्स जो सोसाइटी से लिंक्ड होते हैं कि लड़की ये कपड़े नहीं पहनेगी, वो नहीं पहनेगी, उन सारे स्टीरियोटाइप्स को क्या करता है, माइम उन सारे स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर देता है।
ठीक है, करता है नहीं करता है ना? ओके, इट इज प्योर स्टोरी टेलिंग by people who could be from any society, from any part of the world. अब क्या करते हैं हम माइम में ना, माइम जब हम परफॉर्म करते हैं तो माइम क्या होता है, एक प्योर स्टोरी टेलिंग होता है। हमने पहले यहाँ पे बात की कि सारे के सारे स्टीरियोटाइप्स की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती या लड़कियां इस तरह का मेकअप नहीं कर सकती, तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर देता है, क्योंकि चाहे लड़की को माइम परफॉर्म करना है चाहे लड़के को माइम परफॉर्म करना है, उनको उसी तरह का कपड़ा पहनना पड़ेगा और उसी तरह का मेकअप उनको करना पड़ेगा। अब आगे बात की गई कि ये प्योर स्टोरी टेलिंग होता है, सिर्फ एक सच्चाई बयान करने का एक नजरिया होता है, प्योर स्टोरी टेलिंग होता है, जहां पे लोग किसी भी सोसाइटी से हो सकते हैं, आप ब्लैक हो सकते हैं, आप व्हाइट हो सकते हैं, है ना, आप इंडियन हो सकते हैं, अफ्रीकन हो सकते हैं, अमेरिकन हो सकते हैं, एशिया में कहीं से भी आप रहते हो, यूरोप में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, आप कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी सोसाइटी से हो सकते हैं, और विश्व के, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आप रहते हुए हो सकते हैं, आप इस माइम को परफॉर्म करेंगे, है ना। इट कैन इवन ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स, और साथ ही साथ ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सीन विद mining underground or building construction could have women carrying loads of weight as the costume they wear is the same in mine. अब मान ले यहाँ पे क्या बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि एक सीन है हमारे पास जो हमें माइम में दर्शाना है, उसमें क्या हो रहा है कि माइनिंग हो रही है उस सीन में, है ना, हमने जो सीन दर्शाना है उसमें माइनिंग हो रही है, कहाँ पे, अंडरग्राउंड, ठीक है, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है, या फिर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम हो रहा है, हमने माइनिंग दिखानी है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिखाना है, माइम करके दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप को कैसे चैलेंज कर रहे हैं कि हम ना विमेन को भी दिखा सकते हैं इस माइम में, ठीक है, ये माइम करते हुए, ये एक्ट करते हुए हम विमेन को भी दिखा सकते हैं, और विमेन भी वो एक्ट परफॉर्म कर रही हो सकती हैं जहां पे आराम से कर सकती है, वो जहां पे वो लोड ऑफ वेट को उठा रही होंगी, है ना, एक्चुअली में थोड़ी उठाना है उनको, उनको तो वो एक्ट करना है कि वो उस वेट को, उस लोड को उठा रही है ना, ठीक है। दिस इज हाउ वी ब्रेक द जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ओके जी, मतलब मैन को हम दिखाएंगे माइम करते हुए, या हम विमेन को दिखाएंगे माइम करते हुए, दोनों के कपड़े सेम होंगे, मेकअप सेम होगा, हर चीज सेम होगी, तो आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन लड़की है कौन लड़का है ना। एक्चुअली यहाँ पे बात को थोड़ा इम्फेसिस इसलिए किया गया है क्योंकि आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे फीमेल्स को पढ़ाया नहीं जाता है ना, उनको बाहर नहीं भेजा जाता है, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है, तो उन सभी चीजों को ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सकता है माइम, ठीक है जी, क्योंकि माइम में आप फीमेल्स को मेल का काम करते हुए दर्शा सकते हैं, या मेल को फीमेल का काम करते हुए भी आप आराम से दर्शा सकते हैं, एज द कॉस्ट्यूम दे वियर इज द सेम इन माइम, क्योंकि कॉस्ट्यूम जो होता है, मेकअप जो होता है, वो सब सेम होता है ना जी। चलो, mime is also used as a powerful tool to help people come out of their trauma or to get over bad experiences. क्या होता है, माइम एक बहुत ही प्यारा आर्ट फॉर्म है सॉरी, है ना, जो कि हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है कि ये एक पावरफुल टूल है टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करने के लिए, किस चीज से, कि वो ट्रॉमा से, किसी भी तरह का उनको कोई ट्रॉमा है या किसी भी तरह का कोई बैड एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है, उससे वो बाहर आ सके, है ना, ठीक है, as it gives them the freedom to express and share without the fear of being judged. और ये क्या करता है, ये उन्हें फ्रीडम देता है, उन्हें स्वतंत्रता देता है कि वो एक्सप्रेस कर सके और शेयर कर सके अपने फियर को, शेयर कर सके अपने ओपिनियन को, अपनी बातों को, विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग जज, मतलब वो आराम से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, और उन्हें किसी भी तरह का कोई फियर नहीं होगा कि लोग उन्हें जज करने लग जाएंगे, लोग उन्हें जज करेंगे, है ना जी। चलो, अब ग्रुप एक्टिविटी की बात की गई है यहाँ पे। द क्लास इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 5 to 10, ठीक है, क्लास को क्या है, आपने 5 to 10 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। यू विल बी गिवन अ सीन टू इनेक्ट, अब आपको एक सीन दिया जाएगा इनेक्ट करने के लिए, है ना, प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है जी, इनेक्ट करना मतलब अभिनय करना। You can use all the properties and sets that are necessary for the scene. अब आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं
ये जितनी भी चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो आप यूज करना चाहते हैं, है ना, एंड द सेट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द सीन, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी प्रॉप्स आप यूज करना चाहें आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनेक्ट इट लाइक अ रेगुलर प्ले बाय योर ग्रुप, और इसे इस तरह से इनेक्ट करें कि एक रेगुलर प्ले है आपके ग्रुप का। ओके जी, ठीक है। नाउ योर टीम हैज टू मार्क द सीट प्लेसमेंट्स, सेट प्लेसमेंट्स इन योर माइंड एंड रिमूव द चेयर टेबल एक्सेट्रा, है ना। अब मान लो आपने अपने माइंड में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, चेयर का इस्तेमाल किया, टेबल का एक्सेट्रा, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब क्या करिए, आप अपनी टीम को ये कहिए कि वो उन सभी सेट प्लेसमेंट्स को याद रखे, है ना, कि चेयर कैसे हमने इस्तेमाल की थी, टेबल का किस तरह से हमने इस्तेमाल किया था, हम उस पर बैठे थे, हमने किस तरह से उसका प्रयोग किया, हर एक चीज के बारे में वो याद रखें। और क्या करें वो, ठीक है, क्या करें, बाद में उसको रिमूव कर दें, है ना। मार्क करें, सबसे पहले तो यहाँ पे तो ये बात की गई कि मार्क कर दें सेट प्लेसमेंट्स को, है ना, अपने माइंड में कि हमने इस तरह से उसका इस्तेमाल किया, और बाद में उसको रिमूव कर दें, है ना। यू नाउ इनेक्ट द होल सीन विदाउट द सेट। अब पहले आपने क्या किया था, उन सेट का, प्रॉप का, चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपने एक्टिंग करी थी। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप इनेक्ट करेंगे होल सीन को, सारे के सारे सीन को अब आप इनेक्ट करने वाले हैं विदाउट एनी प्रॉप, विदाउट एनी सेट, हर एक किसी भी चीज के यूज के बिना। द प्रॉप्स held in your hand like walking stick, bow and arrow etc can still be used, ठीक है। अब कुछ ऐसे जो प्रॉप्स हैं जो कि आपके हैंड में हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉकिंग का स्टिक है, बो एंड एरो है, या एक्सेट्रा, ऐसी कुछ चीजें उनको आप रख सकते हैं, कैन स्टिल बी यूज, उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। वंस यू आर फैमिलियर विद द सेट्स, और जैसे ही आप उनके साथ भी फैमिलियर हो जाएं, आप उन्हें भी रिमूव कर दें, है ना। इनेक्ट द होल सीन विदाउट एनी सेट और प्रॉप्स, और लास्ट में आप क्या करें कि विदाउट एनी प्रॉप और विदाउट एनी सेट, किसी भी चीज का इस्तेमाल के बिना आप वो सारा एक्ट जो है वो परफॉर्म करके बताएं, है ना। क्या बोला आपको यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले आपने बच्चों क्या किया, सबसे पहले आपने ये चीज करी कि आपने एक एक्ट परफॉर्म किया जिसमें कि आपने जो भी आपके पास प्रॉप्स थे, जो भी आपके पास चीजें थी जिसका आपने इस्तेमाल करना था, उन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने एक्ट को परफॉर्म कर लिया, है ना। जो आपने चेयर का इस्तेमाल करना था, टेबल का, बो एंड एरो, वॉकिंग स्टिक, जो जो चीजें थी उन सब का इस्तेमाल करते हुए आपने एक्ट को परफॉर्म करना था, आपने कर लिया, ठीक है जी। अब एक बार जैसे आपने एक्ट को परफॉर्म किया, आपको पता लग गया कि किस तरह से टेबल का इस्तेमाल हो रहा है मेरे एक्ट के अंदर, किस तरह से चेयर का इस्तेमाल हो रहा है, बो एंड एरो का, स्टिक का, हर एक चीज का इस्तेमाल हो रहा है। आपको एक बार जैसे ही उन सब चीजों के बारे में पता लग गया, तो आप उन सभी चीजों को अब रिमूव कर दो, हटा दो हर एक चीज को जिसका आप इस्तेमाल कर रहे थे, और उसको हटाने के बाद आप उस प्रॉप के इस्तेमाल किए बिना अब वो परफॉर्म करो एक्ट, ठीक है, माइम को परफॉर्म करो, ठीक है। इस तरह से आप एक्ट को परफॉर्म करना, इनेक्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है जी। चलो, प्रैक्टिस। परफॉर्म योर डेली रूटीन फ्रॉम व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग टिल यू गेट टू द बेड एट नाइट इन माइंड। अब आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप परफॉर्म कर सकते हैं अपना डेली रूटीन, ठीक है। जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तब से लेकर के जब आप बैठ जाते हैं, रात को सोते हैं, उसको आप माइंड में एक्ट कर सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, कि सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक आपने क्या क्या किया और किस तरह से आप उसे माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्राई एंड रिमेंबर द माइनर डिटेल्स एंड डिपिक्ट इट इन योर एक्शंस। क्या करिए, छोटी से छोटी माइनर डिटेल्स को आप रिमेंबर करिए, याद करिए, एंड उसको अपने एक्शंस में, अपने माइंड में डिपिक्ट करने की कोशिश आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक, रात के सोने तक अपनी पूरी की पूरी रोजमर्रा की जिंदगी को आप एक बार माइंड में कन्वर्ट करके देखें, उसके माइंड करें उसको, है ना। तो आपको इस तरह से माइंड का प्रैक्टिस हो सकता है ना। चल, म्यूजिक का, ओके, यू कैन हैव बैकग्राउंड म्यूजिक टू सूट द सिचुएशन ऑफ योर एक्ट। अगर आपका जिस तरह का एक्ट है और आप उस एक्ट को सूट करने के लिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी देना चाहते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं ना। आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से सूट होता हो आपके एक्ट में, बट मेक श्योर इट इज इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। बट इस चीज का ख्याल रखना है आपको कि वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो और उसमें कोई लिरिक्स या स्पीच ना हो, है ना जी। क्योंकि हमने बात की है कि जो माइम होता है उसमें किसी भी तरह के साउंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये नोट फॉर द टीचर आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। लास्ट चीज है बस आपकी, इसको एक बार बता देती हूँ, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 मिनट आपसे गप्पे मारूंगी और उसके बाद फिर आप
चले जाना, है ना, बहुत देर तक सुन रहे हो मुझे, थक गए होंगे ना। मेकअप मैजिक क्रिएट अ माइम, ठीक है, देखते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ ना, क्योंकि मैंने ये भी दिखाना है। चलो देख लो इसको, डोंट वरी। मेक टीम्स ऑफ 2, 2 पेयर बनाओ, ऐसा है ना, 2-2 बच्चों का अपने अपने उसमें क्लास में ऐसे ग्रुप बनाओ। ट्राई टू शो एक्सप्रेशंस फॉर दी सिचुएशंस, ये जो सिचुएशंस यहाँ दी गई हैं इनके लिए एक्सप्रेशंस बनाने हैं। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस, अपने फ्रेंड के फेस पे देखिए, एंड ड्रॉ देयर एक्सप्रेशंस इन द स्पेस गिवन बिलो, है ना। यहाँ पे जो आपको ये यहाँ पे स्पेस दिया गया है, ये 4 ये दिए गए हैं, यहाँ पे आपको वो बनाना है। ऑब्जर्व एंड नो द डिटेल्स ऑफ आईब्रो, अपने जो फ्रेंड है उसकी आईब्रोज, उसका फोरहेड, चीक्स, आईज, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करो और उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। डिस्कस हाउ यू कैन एग्जैजरेट मोर एंड इम्प्रूव ऑन द एक्सप्रेशंस, आप ये डिस्कस करो कि किस तरह से आप एग्जैजरेट कर सकते हो, बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हो, है ना, एग्जैजरेट मोर एंड इम्प्रूव कर सकते हो अपने एक्सप्रेशंस को, है ना, जो आप यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हो। ट्राई इनैक्टिंग द सिचुएशंस विद द एंटायर बॉडी, अब आप क्या करो, इनैक्ट करने की कोशिश करो उस सिचुएशन को विद द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी के साथ ही आप इस सिचुएशन को इनैक्ट करने की, इस सिचुएशन को एक्टिंग में लाने की कोशिश करो। हाउ डू योर एक्शंस हेल्प इन कम्युनिकेटिंग बेटर, किस तरह आपके जो एक्शंस हैं वो हेल्प करते हैं बेटर कम्युनिकेशन में। मेक अ स्मॉल स्टोरी अराउंड इट एंड इनैक्ट इट विद योर फ्रेंड्स, अब इसके आसपास एक स्मॉल स्टोरी बनाइए और इनैक्ट करिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले बात की गई है ओपनिंग अ स्टक जार लिड, ओके, मतलब कि जार है, एक जार है आपके पास, वो उसकी जो लिड है वो ओपन नहीं हो रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको खोलने की, ठीक है। तो किस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन बनेगा, ऐसा कुछ देखो, यहाँ पे ये जो इंसान है ये उस जार को बहुत ही टाइटली पैक हो गया, खुल ही नहीं रहा है, उसको खोलने की कोशिश ये कर रहे हैं। दूसरा क्या है, लिफ्टिंग अ हैवी सूटकेस, एक बहुत ही हैवी सूटकेस है उसको लिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, देखो यहाँ पे कितना इनका फेस देखो, है ना, किस तरह से एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो ये लिफ्ट कर रहे हैं इसे, है ना, हैवी है काफी। दूसरा जो तीसरा यहाँ पे बात की गई, ईटिंग अ सार लेमन, एक सॉर लेमन है हमारे पास, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको ईट कर रहे हैं, तो देखो किस तरह से इनके एक्सप्रेशन है फेस के, देख पा रहे हो आप। पुलिंग अ हैवी रोप, एक हैवी रोप है उसको आप पुल करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह से एक्सप्रेशन है, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको यहाँ जो एक्सप्रेशन दिखाए हैं वो प्रॉपर माइम एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये चैप्टर आपका माइम ही था, बट आपने क्या करना है, आपने इतने डिफिकल्ट वाले एक्सप्रेशन नहीं बनाने हैं, आपने वो बनाने हैं जो आपका फ्रेंड आपको एक्सप्रेशन करके दिखा रहा है, ठीक है जी। ये भी बना दोगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप ये बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो जैसा आपका फ्रेंड बना रहा है ना ऐसे अजीब अजीब से चेहरे ठीक है, वैसा ही बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ क्या क्या चेहरा बनेगा इसमें, वैसे तो ये है, आप इसको थोड़ा अगर कॉपी कर पाओ तो कर लो, नहीं तो अपने फ्रेंड के हिसाब से। ओपनिंग का स्टक जार लिड, थोड़ा उसके ऐसे फेस पे थोड़ा वैसा आ रहा है ना, मतलब थोड़ा क्या कहते हैं उसे, रिंकल्स आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, उसे खुल नहीं रहा है उसका जार, गुस्से में भी आ रहा है। लिफ्टिंग हैवी सूटकेस में उसके सिर में दर्द हो गया है, बहुत ही हैवी है सूटकेस, उसको वो ऐसे बहुत टेंस हो रहा है कि वो लिफ्ट नहीं कर पा रहा है। ईटिंग का सार है पर उसे खट्टा मीठा सा लग रहा है उसको, है ना, किस तरह से आपका फेस बनेगा वो भी विजुलाइज कर सकते हो। हैवी रोप है, कोई बहुत ही भारी सा कोई रोप है, उसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो किस तरह से आपका फेस बनेगा, है ना। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, ये आपको नहीं करना है, असेसमेंट इसको छोड़ दो, कुछ नहीं है ये, है ना। तो इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, और जैसा मैंने आपको वादा किया था कि चैप्टर के एंड होते तक आपको किसी तरह का कोई डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं रहने वाला है, तो आई एम स्टिल विद दैट, मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक एक सिंगल लाइन को आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आई नो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है लेक्चर, बट आई मेक श्योर कि आपको इस लेक्चर से बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं मिलने वाला है, ये चैप्टर इस लेक्चर में सारा कवर्ड है, एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है ना। बट स्टिल अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है कि मैम उसे आप किसी और तरीके से पढ़ाओ या और अच्छे तरीके से पढ़ाओ, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस स्टेट से और किस जगह से ये वीडियो देख रहे हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर इस कमेंट सेक्शन में नीचे बताना, ठीक है। तो इसी तरह से आपके चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया, मैंने अपनी तरफ से सब करा दिया है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड सेकंड थिंग जो मैंने कहा है कि कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, किस जगह से ये वीडियो देख रहे हो,
और वीडियो समझ आया कि नहीं आया ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सारा जितना भी डेटा आपका है फाइन आर्ट्स का वो आपको इस चैप्टर में इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना और एज़ इट इज़ जैसे मैंने बताया कि मुझे ज़रूर बताना कि चैप्टर कैसा लगा। अगर आप कहेंगे कि मैम अच्छा नहीं है और अच्छे से करा सकते हो तो आई विल ट्राई कि मैं और बेटर आपके लिए लेकर के आ पाऊँ, ठीक है? तो चलिए अब अपना ख्याल रखिए और अच्छा पानी पीजिए, साफ खाना खाइए, जंक फूड से दूर रहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो। आई एम ऑलवेज ओपन टू एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन। मैं अपने सारे स्टूडेंट का बहुत ख्याल रखूंगी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अगर मेरे होते हुए मेरे बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना? तो मुझे प्लीज बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगी। ठीक है जी? तो चलिए अब अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू।